ग्लेशियर से बड़ा बुलडोजर कोई नहीं है जो जिस ढंग से विध्वंसकारी एक्टिविटीज करता है हिमालय को। तो जब ग्लेशियर किसी घाटी में चलता है ना, जब चलता है तो वो दोनों वॉल को, वैली को दबा के रखता है, ऐसा करके, है ना, दबा के रखता है वो। और वॉल उसके कारण उसके एक बटरेसिंग इफेक्ट होता है। अब जब वो स्विंग करता है ग्लेशियर तो दो तरह से करता है वो। एक तो ऐसा लेटरल करता है, दूसरा वर्टिकल करता है और फिर पीछे की तरफ जाता है। तो जब ये ऐसा मूव करता है तो जो उसने बटरेसिंग इफेक्ट था वॉल में, उसको डीप बटरेसिंग बोलते हैं हम लोग, वो हट जाता है। अब सोचिए, इतना ज्यादा मलबा पड़ा हुआ है, स्लोप आपके बड़े संवेदनशील बने हुए हैं, और उस दरमियान कोई एक्सट्रीम हाइड्रोमीटरोलॉजिकल इवेंट, बारिश, अतिवृष्टि, वो घुस गई उसके अंदर में, तो सारा का सारा मलबा मोबिलाइज होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर का जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आया, उसने सारे सिस्टम को परटर्ब कर दिया है। उससे हम इसका प्रेडिक्टिव मॉडल नहीं दे पा रहे। इसी कारण हम धराली को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, थराली को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज हम जोशीमठ को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। हम जोशीमठ धंस रहा है और हमको पूरी तरह से पता है कि वो पानी टनल के अंदर से आया है, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है ना। तो हमने उसका आइसोटोपिक एनालिसिस की, उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हमने जियोकेमिकल एनालिसिस सेडिमेंट के भी करी, लेकिन वो सब वो हमको बता रहे जो कि आसपास का है। तो हमको ये नहीं बता पा रहे कि टनल का पानी है, और इसके कारण हम हार जाते हैं। 6000 साल से लेकर के 1970 तक के फ्लड के सीक्वेंस को हमने डेट किया, उनकी जियोकेमिकल एनालिसिस करी और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि सारे फ्लड जो आए थे हिमालय के 6000 साल से लेकर के 1970 से पहले तक, वो जनरेट होते हैं ट्रांस हिमालय में, जहां कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं है। लेकिन 1970 का जो फ्लड था उसमें 55 से 60% जो सेडिमेंट आता है वो लेसर हिमालय के डोमेन से आ रहा है। पहला उदाहरण था कि ह्यूमन इंड्यूस इंटरवेंशन इन द अपर गंगा कैचमेंट लेड टू द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक फ्लड इन 1970। 1959 से लेकर के 1969 के दरमियान अपर अलकनंदा घाटी में, बिरई में, गरुड़ में, पाताल गंगा में, ढाक नाला में, पिंडर के अपर कैचमेंट में करीब 6000 हेक्टेयर जंगल कटा था। मैं नंबर दे रहा हूं आपको। और जिन वाटरशेड से ये 1970 जुलाई में फ्लड जनरेट हुआ था, वो वही वाटरशेड थे जिस वाटरशेड से ये जंगल कटा था। उस जमाने में जब ना सैटेलाइट था हमारे पास, ना सैटेलाइट फोन से, इनका अर्ली वार्निंग सिस्टम देखिए। ये चीज एक ही चीज बताती है कि आपकी ऑनेस्टी, आपका डेडिकेशन आपके सब्जेक्ट के प्रति कितना उत्कृष्ट कोटि का था। ये उन लोगों के लिए एक तरह से वो आई ओपनर है कि जो लोग आज की तारीख में इतनी सारी घटना होने के बावजूद भी एक प्रेडिक्टिव मॉडल हमको नहीं दे पा रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए, इतनी बड़ी बड़ी घाटियां, कभी ख्याल नहीं आता होगा कि अगर ये सारी जो घाटियां की चौड़ाई है उसको आपस में चिपका दीजिए और नदी को ठीक उसकी एक रिज हाइट ले लीजिए, उसके ऊपर बैठा दीजिए। नदी वहां थी। हाँ, तो नदी ने कितना काटा इसको, काटते काटते इसको लेके नीचे गई है। तो इतना तो मलबा गया ना, तो कभी रफ्तार से गया होगा, कभी हल्के उससे गया होगा। ये बात समझिए कि जो घाटी है उसके दोनों तरफ पहाड़ है, तो वो घाटी पहाड़ से घाटी में परिवर्तित नदी ने करी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां ऊंचाई पे चोटियां बसी हैं, वो दोनों तरफ की चोटियों को मिला दो तो पहले नदी उस टॉप पे थी, और उसने धीरे धीरे काट के दोनों तरफ के हिल्स बना के और बीच में घाटी बना दी। इतना सारा मटेरियल इवैक्यूएट करके नदी गंगा यमुना के मैदान में उसको बिछा गई है। हिमालय तब तक जीवित रहेगा इस स्वरूप में जब तक इंडियन प्लेट अपने को घुसाते रहे, नीचे की तरफ जाती रहेगी। उस कमेटी का रिकमेंडेशन इतनी जबरदस्त थे, इतने अच्छे लोग थे उसमें कमेटी में कि 24 बांध रोक दिए थे और रुके रहे अभी तक उस आर्गुमेंट के बेसिस, साइंटिफिक आर्गुमेंट के बेसिस। सब रुके रहे वो अभी तक। और अभी सिर्फ 7 बांध खुले, उसमें से एक वो भी खुला ना तपोवन वाला, तो उसकी दशा देख लीजिए क्या होगा। ठीक है, अभी टमक का नाला उड़ गया ना, टमक का बांध भी हमने रोका। प्रोएक्टिव अप्रोच ये हो सकती है हमारी कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्टिविटीज होंगी उनका स्वरूप क्या होना चाहिए। एटलीस्ट अब मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूँ व्यवस्था से कि जो ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स जब बाहर निकलती हैं उनके सामने कोई बसात ना बसे। मैं जितनी बातें यहाँ पे कह रहा हूँ, दे आर ऑल साइंटिफिकली प्रूवन एंड पब्लिश्ड इन अ वेरी गुड साइंटिफिक जर्नल्स। नमस्कार, thirdport.live के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सहित संपूर्ण पश्चिमी हिमालय इस समय भयानक आपदाओं की चपेट में है। ये
जलवायु जनित मौसम जनित आपदाएं इस वर्ष और इससे पहले भी लगभग एक दशक से लगातार इनका आकार और इनकी आवृत्तियों में वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इनके स्वभाव में, आपदाओं के स्वभाव में जो बदलाव है उसका कारण मुख्यतः जलवायु परिवर्तन है, जो वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी विभीषिका के रूप में मानवता के सामने खड़ी है। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या मनुष्य भी इसके लिए क्षेत्रीय तौर पर, स्थानीय तौर पर जिम्मेदार है? इन सब बातों पे पिछले कई 4 दशकों से अध्ययन कर रहे विश्व के नामी वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक डॉक्टर नवीन जुयाल, जो कि इसरो की एक लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में सीनियर साइंटिस्ट पद से वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं और अभी भी लगातार वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। इसके अलावा नवीन जुयाल जी का परिचय ये भी है कि वो उनके अध्ययन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हाई पावर कमिटीज़ बनाई थी, उनमें उनके सदस्य भी थे और उन्होंने अपनी रिपोर्टें इसमें दी थी और वो रिपोर्टें भी काफ़ी चर्चित हुई थी। तो इस पॉडकास्ट में नवीन जुयाल जी आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं शुरुआती तौर पे ये जानना चाहूँगा कि जो ये बहुत सारे लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हिमालय और खासकर पश्चिमी हिमालय में आपदाओं के आकार और आपदाओं की प्रवृत्ति में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसी वर्ष देखिए, और ये बात ये केवल यही नहीं देखी जा रही, जहाँ कम होता था बारिश जनित आपदाएं, जहाँ कम होती हैं उन क्षेत्रों में भी, हिमालय के उन क्षेत्रों में भी आपदाएं बढ़ रही हैं और इसका विस्तार न केवल हिमालय बल्कि पंजाब तक भी, सुदूर इन मैदानी क्षेत्रों तक भी विस्तारित हो गया है। आपकी दृष्टि में आप इसको एज ए वैज्ञानिक किस रूप में देखते हैं? जहाँ तक हिमालय और आपदा का सवाल है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची कहते थे हम इसको, पर्यायवाची हैं। हिमालय, जैसे कि आप भी जियोलॉजिस्ट हैं, तो एक बहुत ही फ्रजाइल माउंटेन है, बहुत ही यंग माउंटेन है और माउंटेन बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ हिमालय में सतत चल रही हैं। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक बात कहता हूँ उनसे, जो लोग कहते हैं कि भाई हिमालय में भूकंप आते हैं, मैं कहता हूँ जो भूकंप की जो प्रक्रिया है हिमालय में वो सतत चल रही है, क्योंकि इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट के नीचे सतत जा रही है, सबरक्त हो रही है। ओनली डिफरेंस क्या हो रहा है, कभी उसकी रफ्तार तेज होती है, कभी रफ्तार उसकी स्लो हो जाती है। तो जो अर्थक्वेक को लेकर के हम चिंतित होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि जब वो विस्फोटक स्थिति अख्तियार करता है, रप्चर ज़्यादा बड़े लेवल के होते हैं तो झटके बहुत बड़े आते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया कंटिन्यूस है। तो हमें कहते हैं कि जो टेक्टोनिक्स है, यानी कि जो अर्थक्वेक की प्रक्रिया हिमालय में है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस है वो। कहीं पे 20 मिलीमीटर की रफ्तार से प्लेट अंदर जा रही है, कहीं पे 40 मिलीमीटर, कहीं पे 10 मिलीमीटर, डिफरेंट। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्लाइमेट जो है वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो डिवास्टेशन कौन करता है? टेक्टोनिक तो क्षणिक करता है, एक उसमें क्लाइमेट आपका जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसका इम्प्रिंट ज़्यादा मेरे लिए, मैं समझता हूँ ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। तो हिमालय की उत्पत्ति के बाद ही हिमालय में इस ढंग की जो घटनाएं थी, जिसको आप डिजास्टर का नाम इसलिए देते हैं कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ता है, इंसान जुड़ता है, बसाहतें जुड़ती हैं। अगर ये चीज़ों को आप थोड़ी देर के लिए हटा लें, ये प्राकृतिक क्रिया तो है। हम बोलेंगे भैया ये जो जियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं ज़मीन पे, जो अर्थ सरफेस प्रोसेस हैं, ये तो चलते ही रहते हैं। ठीक है। तो अगर हम हिमालय की उत्पत्ति, जिस ढंग का स्वरूप आज हिमालय का हम देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि आज से लगभग मिलियन को हम करोड़ में बोलते हैं ना, तो 25-30 मिलियन ईयर्स अगो हिमालय का ये स्वरूप अख्तियार हुआ। यानी कि हिमालय, हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ का आना किसी क्षेत्र विशेष में इस पर आधारित होता है कि उसने उसका क्रिटिकल एलिवेशन कब अटेन किया। अब कोई भी इलाका ज़मीन का अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर लेके चले जाते हो, तो आप वहाँ पे लिक्विड प्रेसिपिटेशन को सॉलिड प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके लिए नॉर्थ पोल नहीं जाने की जरूरत पड़ती है आपको। उदाहरण उसका है क्या है, इक्वेटर में बैठा हुआ किलिमंजारो, वहाँ पे आपको, तो वो क्रिटिकल हाइट क्या है? क्रिटिकल हाइट ये है कि लैंड मास जो समुद्र तल से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर अगर चला जाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर सब जीरो हो जाता है, क्योंकि उसको एक शब्द है
लैप्स रेट, यानी कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर लैप्स रेट कम होता है, ठीक है ना। तो अब सवाल खड़ा होता है कि हिमालय में जिस ढंग की प्रक्रियाएं जो थी, जो इंटेंसिफाइड प्रक्रियाएं कब चालू हुई होंगी? तब चालू हुई होंगी जब हिमालय में ग्लेशियर आया होगा, क्योंकि ग्लेशियर से बड़ा बुलडोजर कोई नहीं है जो जिस ढंग से विध्वंसकारी एक्टिविटीज करता है हिमालय को। और हिमालय की जो मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी आकृतियां हैं, उसको बदलाव करना, उसमें से गाद की मात्रा को जनरेट करना और उसको ट्रांसपोर्ट डाउन वैली में करके इंडो गैंजेटिक प्लेन में एक तरह से खुशहाली लाना, तो ये सब उस तभी हुआ होगा। तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में सोचने की कोशिश की कि कब हुआ होगा। तो लोग कहते हैं कि जब मैन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी उसका MCT, हिंदी में उसका कोई और भी नाम हो सकता है, केंद्रीय मुख्य केंद्रीय भ्रंश। हाँ, मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ये भ्रंश गुजरता है आपका भटवारी के पास से, आपके मंदाकिनी घाटी में गुजरता है, ये आपके कुंड के पास से, यस राइट। और जब हम आते हैं अलकनंदा घाटी में तो ये गुजरता है हेलंग के पास से। और अगर जो कुआं में जाते हैं तो हमारा पास ये गुजरता है मुंशियारी के पास में कालामुनि से गुजरता है। और आगे जाते हैं धारचूला में जाते हो तवागढ़ से गुजरता है। ये भ्रंश जो है ये डिफ्रेंशिएट करता है लेसर हिमालय को हार हिमालय से। और हार हिमालय वो क्षेत्र विशेष है जहाँ पे बर्फ है। अब ये कब बना भ्रंश, तो उसको लोगों ने जिन्होंने इस पे काम किया है, काफ़ी, ये कहानी तो नहीं, ये सच्चाई है कि लगभग 20 से 25 मिलियन ईयर के आसपास लोगों ने जो चीज़ें डेट करी हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो लगभग उस टाइम में ये बना। इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय जो थी हिमालय में, वो लगभग 20 से 25 हज़ार साल पहले बन चुकी थी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हिमालय को डिजनरेट होने की जो प्रक्रिया थी, बनने के साथ साथ एक प्रक्रिया काउंटर चलने लगी जो उसको डिजेनरेट भी कर रही थी। क्या इसमें कोई इक्विलिब्रियम था? यस, जितना वो ग्रो कर रहा था उतना वो डिजेनरेट कर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो अपरदित भी हो रहा था, अपरदित भी हो रहा था, हाँ, सीधे क्षरण हो रहा था। हाँ। और नीचे की तरफ तब नदियां भी अस्तित्व में आई। हालांकि नदियों को तो ये भी कहा जा सकता है कि हिमालय की वर्तमान स्वरूप से पहले भी नदियां थी, राइट। लेकिन जब वो मतलब जब उसने एलिवेशन 5 किलोमीटर के करीब एलिवेशन अख्तियार कर दिया, ग्लेशियर अस्तित्व में आ गए, उसी दौरान नदियों का स्वरूप भी बदला और नदियां सदा नीरा हो गई और वो ग्लेशियर की फेड नदियां बन गई, राइट। वो ट्रांसपोर्ट करने के पहले ग्लेशियर हायर एल्टीट्यूड में, लोअर एल्टीट्यूड में आपके रिवर्स, बिल्कुल, ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब ये हम कहते हैं कि ना कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि क्या हिमालय जब इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट के नीचे गई, अब तो जियोफिजिक्स के काफ़ी सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि जो अपर क्रस्ट होता है हिमालय का, जो ऊपरी परत होती है, वो करीब 30 से 40 किलोमीटर की है, ठीक है। जब हमने इसका जब हम सर्वे करते हैं तिब्बत में, इसको मेजर करते हैं तो ये 70 किलोमीटर हो जाती है। वो क्यों होती है कि इंडियन प्लेट ने अपने को सेक्रीफाइस करके, अपने को समर्पित करके एडिशनल क्रस्ट दिया है, जिससे तिब्बत का पठार ऊपर उठा। अब सिर्फ तिब्बत की प्लेट ही मोटी नहीं हुई, MCT के अलोंग चला है, तो भाई हर हिमालय भी बना। अब सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि क्या तिब्बत की प्लेट कितने ऊपर गई होगी, कितना, और हिमालय कितना ऊपर जा सकता है। तो जो लोगों ने कैलकुलेशंस करी हैं, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी को स्पेस पे इन्फिनिट जगह तक नहीं लेके जा सकते। एक हाइट गेन करने के बाद वो कोलैप्स करता है। तो ये बड़ा $1 मिलियन सवाल खड़ा हो जाता है कि अधिकतम कितना। तो आज अगर तिब्बतन प्लेटों का हम हाइट लेते हैं कि कोई पठार है भैया, तो उसकी जो हाइट अगर हम लेते हैं लगभग 4 से 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का एलिवेशन लिया है। तो उसके बाद कोलैप्स जब किया हो, तो उसके एविडेंस से मैं जितनी बातें यहाँ पे कह रहा हूँ, दे आर ऑल साइंटिफिकली प्रूवन एंड पब्लिश इन अ वेरी गुड साइंटिफिक जर्नल्स। अब जब कोलैप्स किया है तो कैसे बना कि कोलैप्स जब किया तो उसमें रिफ्ट बनते हैं। मतलब जैसे आप आटा लीजिए, आटा गूंदिए, आटा गूंद के आप उसको ऐसे उठाइए ऊपर की तरफ और उठा के छोड़िए, तो क्या होगा, वो फैलेगा। जब फैलेगा तो उसमें दरार पड़ेगी और उसमें डिफरेंशियल मूवमेंट होंगे, तो ये एक्सपेंड करेगा, मतलब एक्सटेंशन टेक्टोनिक्स जिसको कहते हैं। तो फ्लावर शेप्ड फैलेगा और दरारें पड़ेंगी। तो वो दरारें कहाँ दिखी आपको तिब्बत में? थकोला ग्रैबन है जो कि नेपाल से जाता है, यालुंग गुरलुंग रिफ्ट है, जो भी इनका सबका ट्रेंड है नॉर्थ से साउथ। यानी जैसे कि मतलब जैसे यूं आया और उसके बाद जैसे आटे का उसको ऊपर उठाओ तो यूं फैलेगा,
फ्लावर शेप्ड बना, फूल से ऐसा बनेगा तो बीच में ये फैलने के कारण बीच में दरारें पड़ेंगी और उनके अंदर कुछ मांस धंसेगा, उसको ग्रेबन बोलते हैं। अब ग्रेबन बोलते हैं, ये इस तरह की प्रक्रिया बनेगी। बहुत बढ़िया। और उसके अंदर जो था, अब जब इंट्रूसिव बॉडीज, क्योंकि मैं उसमें नहीं, क्योंकि उसको डेट कैसे करते हैं कि उसके अंदर जो इंट्रूजन्स होते हैं, जो मेल्ट होता है, क्रस्ट का जो मेल्ट होता है वो इंट्रूड करता है, जो मैग्मा आता है। तो जब उसको देखिए, दो चीजें हुई हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के अलोंग अगर आप यहाँ से चल रहे हैं और आप बद्रीनाथ के पास पहुंचते हैं तो आपको ग्रेनाइट मिलता है, जो कि लावा से बना हुआ पत्थर है। बिल्कुल। आप इधर मलारी की तरफ चलते हो तो आपको ग्रेनाइट मिलता है, मलारी के पहले मैग्मा बनता है। यहाँ भैरव घाटी में जाते हो तो आपको मैग्मा मिलता है। इनका जब ये कब बनता है, जब प्लेट अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद में गर्मी मिलती है उसको, वो मेल्ट करती है और फिर इंजेक्ट करती है। तो उस दरार के अलावा उसने इंजेक्ट किया। इसको जब डेट किया गया तो इसकी एज वही निकलती, मैंने कहा कि 15 मिलियन तक भी जाती है यंग में और 30 मिलियन तक भी आती है। तब लोग ने अनुमान लगाया कि हायर हिमालय लगभग इस टाइम में बना होगा। अब सवाल होता है तिब्बतन प्लेटो भी उससे लिफ्ट किया था, लेकिन तिब्बतन प्लेटो कोलैप्स कब किया? मैं क्यों तिब्बतन प्लेटो को एम्फसाइज कर रहा हूं, मैं इस बात में आगे आऊंगा। कोलैप्स कब किया हो तो एमसीटी जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है उसका ट्रेंड क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लेकिन जो रिफ्ट चल रहे हैं ना, जो इसको काटते भी है, वो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, वो यंग है, ट्रांसवर्स वो यंग है। उनके अंदर जो इंट्रूजन हुआ है वो ग्रेनेटिक बॉडीज का, उनको जब डेट किया गया तो 5 मिलियन ईयर 4 मिलियन एज आती है उनकी, वो यंग है। तो इसका मतलब तिब्बतन प्लेटो उस टाइम में कोलैप्स करके स्टेबल हो रखा है। अब प्रश्न खड़ा होता है, जो लोग ये सवाल करते हैं कि माउंट एवरेस्ट उठ रहा है, मैं समझता हूँ कि गलत बात है, क्योंकि आप उस मास को आप जितना उठाएंगे उतना वो कटेगा भी, उसको इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन कर रहा है। हम कहते हैं ना आज की तारीख में तो टॉप तो कोलैप्स नहीं हो रहा, ना टॉप तो नहीं हो रहा, कोलैप्स कैसे होगा? तो जैसे हम कहते हैं नदी में हम चलते हैं, तो नदी में आपने देखा होगा जब नदी चलती है तो उसके ऊपर एक ऐसा रॉकी सरफेस आपको कभी कभी नदी के बगल में दिखता है, वो लंबाई लिए हुए होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रैथ टेरेस, यानी कि वो एक जमीन थी जिसके ऊपर नदी कभी चल रही थी, आज ऊपर उठी है। अब वो मान लिया कि आज नदी उसके से 10 मीटर नीचे है और वो 10 मीटर ऊपर है, तो ये कभी अनुमान मत लगाइए कि ये 10 मीटर एक झटके में आई है ना, ये ग्रेजुअली उठता रहा। हम इसको इस ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि जमीन आपके लिए इस टाइम में बटर है और नदी आपके लिए नाइफ है। तो आप अगर आप नाइफ को स्टेशनरी रखो, यानी नदी, और जमीन को उठाओगे बटर, तो बटर ही कटेगा ना। केवल बटर। तो हम उससे क्या करते हैं, निकालते हैं कि भैया किस रेट से, मतलब अलग अलग हाइट को लेकर हम उसको जब डेट करते हैं और हाइट से उसको डिवाइड करते हैं, तो हम उसका रेट निकालते हैं किस रेट से जमीन उठ रही होगी। जो एवरेस्ट में आपने कहा कि एवरेस्ट जनरल परसेप्शन के अगेंस्ट, जनरल बात जो आपने कही वो स्पेसिफिक बात कही कि एवरेस्ट उठ नहीं रहा, उसका कारण ये है कि एक हाइट उठने के बाद आपने बोला कि उसके बाद कोलैप्स करेगा, तो टॉप तो कोलैप्स कर नहीं रहा। इसका मतलब जो ऊपर उठ गया तो उसको नहीं तो यहाँ यूं लटक जाना चाहिए, तो वो तो वहीं का वहीं है, तो इसका मतलब वो हाइट उसकी उठ नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ टॉप इरोजन नहीं हो रहा है। नहीं, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको ऊपर उठाने की, जो हमारी प्लेट का जो सबडक्शन प्रोसेस है वो सतत चल रहा है। हमने कभी कभी लोगों को हम एक्सरसाइज दिया करते थे बच्चों को, बड़े इंटरेस्टिंग ये वाला किस्सा है। हम जब लद्दाख में पढ़ाते थे बच्चों को तो हम ये कहते थे, भैया एक बात बताओ कि इंडियन प्लेट जो अंदर जा रही है, ये हिमालय तब तक जीवित रहेगा इस स्वरूप में जब तक इंडियन प्लेट अपने को दबा घुसाते रहे, नीचे की तरफ जाती रहेगी। ठीक, और जिस दिन ये प्रक्रिया बंद हुई उस दिन हिमालय का मतलब इरोजन बाईपास पहला फेज जो किसी माउंटेन बिल्डिंग का क्या होता है कि माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस आपस में कंपीट करते हैं। ठीक है, तो अब उसमें दूसरे में क्या होता है, एक प्रोसेस जो होता है, जो बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो डिग्रेडेशन के प्रोसेस को ओवर करता है, कंपीट करता है, उठाता है। और तीसरी प्रक्रिया ये होती है, जब ये कंपटीशन खत्म हो जाता है तो माउंटेन डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, तब अरावलीज बन जाता है। बहुत एग्जैक्टली उसी में आ रहा था कि प्रोफेसर के.एस. वाल्दिया जो कि हिमालय के बड़े जाने माने चेहरे थे और साइंटिस्ट भी बड़ा कंट्रीब्यूट, उनका एक आर्टिकल था कांदबनी में किसी जमाने में छपा था, 2 पहाड़ों की कहानी, एक बुढ़ा एक जवान। अब बुढ़ा कौन था? अरावली में इसी प्रक्रिया से अरावली उठी थी। आज अरावली की स्थिति देख लीजिए। तो हम बच्चों को कैलकुलेशन देते हैं कि भैया मान लीजिए कि इंडियन प्लेट की लंबाई मैं आपको काउंट करवाता हूं मोहन से, शिवालिक का जो फ्रंट है, वहां से आजकल हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट की हम बात करते हैं, हमारी प्लेट वहां से अंदर जा रही है ना। अच्छा, तो मोहन से लेके मैं कहता कन्याकुमारी का टिप उसके नाप लो, और मैं आपको एक नंबर देता हूँ 40 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर पर ईयर जा रहा हूँ। लंबाई आपके पास है,
रेट ऑफ मूवमेंट है, निकाल लो कितने मिलियन ईयर्स के बाद में हिमालय खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए कहानी है जो बच्चों को मतलब एक क्यूरियोसिटी हमारी समझने की ना, तो हिमालय या हम ये कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट ही गायब हो जाएगी। हाँ, तो तुम अब ऐसा हो जाएगा, ये तो एक एक्सट्रीम केस हम बता रहे हैं, जस्ट मतलब कैलकुलेशन के लिए बना रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी के लिए बना रहे हैं। अब सवाल होता है कि हिमालय अभी सस्टेन किया हुआ है, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन इसमें चालू है। नाउ अतीत में एक्सट्रीम इवेंट्स हिमालय में आते रहे हैं, क्योंकि जो हम लोगों का पहला रिसर्च था, जब हम लोग काम करते थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर में क्या था, क्लाइमेट कैसे चेंज हुई थी, ग्लेशियर कितने आगे गए थे, कितने पीछे गए थे, उसमें आदमी का उतना कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये प्रक्रिया जो थी क्लाइमेट चेंज की, उसका इम्पैक्ट जो था जमीन पे होता रहता था। ठीक है, उससे हिमालय डिग्रेड भी होता है। नहीं तो इमेजिन कीजिए इतनी बड़ी बड़ी घाटियां जिसमें आप गुजर रहे हो, कभी आपके दिमाग में ये ख्याल, मतलब आपके तो आता होगा पर मैं आम आदमी के लिए कह रहा हूँ, कभी ख्याल नहीं आता होगा कि अगर ये सारी जो घाटियों की चौड़ाई है उसको आपस में चिपका दीजिए आप, और नदी को ठीक उसकी एक रिज हाइट ले लीजिए, उसको ऊपर बैठा दीजिए। नदी वहां थी। हाँ, तो नदी ने कितना काटा इसको, काटते काटते इसको लेके नीचे गई है, तो इतना तो मलबा गया ना, तो कभी रफ्तार से गया होगा, कभी हल्के उससे गया होगा। ये बात समझिए कि जो घाटी है उसके दोनों तरफ पहाड़ है, तो वो घाटी पहाड़ से घाटी में परिवर्तित नदी ने करी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां ऊंचाई पे चोटियां बसी हैं, वो दोनों तरफ की चोटियों को मिला दो तो पहले नदी उस टॉप पे थी, और उसने धीरे 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 काट के दोनों तरफ के हिल्स बना के और बीच में घाटी बना दी। इतना सारा मटेरियल इवैक्यूएट करके नदी गंगा यमुना के मैदान में उसको बिछा गई है, ये कहने का मतलब। हाँ, अब सवाल ये होता है कि अगर मैं ये कहूं कि हिमालय जो स्वरूप हम आज का देख रहे हैं वो लगभग एक अपर नंबर देता हूं 30 मिलियन ईयर पे आया, तो हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि इतना जो इवैक्यूएशन मटेरियल का हुआ है इन घाटियों से, लगभग 30 मिलियन के दरमियान 3 करोड़ वर्ष। तो उससे आप निकाल सकते हो किस रेट से ये कट रहा है। लेकिन उसमें क्या था कि आदमी का सवाल, जैसे हम डिजास्टर की बात करते हैं हिमालय में, हाँ एक बात मैं कहना भूल गया, अगर तिब्बतन प्लेटो जिस फॉर्म में आज की तारीख में है, अगर वो नहीं होता तो इंडियन समर मानसून भी नहीं होता, क्योंकि इंडियन समर मानसून को ड्रैग करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा कंपोनेंट चाहिए होता है। वो कंपोनेंट होता है जमीन और समुद्र के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट। एक ही कंपोनेंट नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। वो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट हो रहा है ये कंपोनेंट, क्योंकि आज की तारीख में ये कहा जा रहा है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा अपनी बात को, आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, उन एक्सट्रीम वेदर इवेंट का एक कारण ये है कि जो हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं वो उनको समर आते आते उनको नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हो रही हैं। उसके कारण वेस्टर्लीज को इनवाइट कर रही हैं, और वेस्टर्ली जब इनवाइट हो रही है, अगस्त में वेस्टर्ली आ रही है, आपकी गर्मी में आ रही है वेस्टर्ली आ रही है, और इधर से आपका अरेबियन सी से, ज्यादातर अरेबियन सी से जो मॉइस्चर लेडन क्लाउड उठ रहा है, इनके इंटरेक्शन से ये घटनाएं घटित हो रही है ना। तिब्बतन प्लेटो का रोल क्या था? जब तिब्बतन प्लेटो अटेंड किया उसने, तो इसने बड़ा बेहतरीन काम किया। इसने क्या किया कि जो हमारी विंटर्स में तिब्बतन प्लेटो का जो एरिया है 2.5 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर किलोमीटर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ये पूरा उसका इलाका है। एवरेज एलिवेशन 4 किलोमीटर। जैसे ही लैंडमार्क उठा तो जितने वैज्ञानिक थे दुनिया में, सबके सब न ये कहने लगे, और बात सही भी थी, उन्होंने कहा कि तिब्बतन प्लेटो का बहुत बड़ा रोल, और हिमालय तिब्बतन प्लेटो का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबल क्लाइमेट को मॉड्यूलेट करने में, उसको सेव करने में, खास करके वेस्टर्लीज को और क्या बोलते हैं मॉनसून को इन्फ्लुएंस करने में। कैसे? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था कि जब विंटर आता था, तिब्बतन प्लेटो ठंडा हो जाएगा, बर्फ भी आएगी उसके ऊपर में, स्नो भी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पड़ेगी, हिमालय में भी पड़ेगी, तो ये हाई प्रेशर एरिया बन जाता तिब्बतन पठार का। अब नॉर्दर्न लैटिट्यूड में क्या होता है, अप टू 45 डिग्री तक बर्फ आ जाती है विंटर्स में। बिल्कुल। अब वहां से जो डेंस, जब ठंडी पड़ती है तो आपकी एयर, हवा क्या होती है, डेंस होती है, भारी होती है। अब वो मूव करती है उस इलाके में जहां पे एयर कंपैरेटिवली थिन है। ठीक है, तो वो जैसे मूव करती थी नॉर्दर्न लैटिट्यूड से, जैसे वो कराकोरम में पहुंचती थी, वहां से बाइफ्रिकेट करती थी। एक जाता था उसके क्या बोलते हैं आपके नॉर्थ ऑफ तिब्बतन प्लेटो, और दूसरा साउथ ऑफ तिब्बतन प्लेटो यानी फुटिल ऑफ हिमालय। उसके कारण क्या होता, आपका मानसून धकेल करके इंडिया से बाहर निकल जाता था। बिल्कुल, विंटर्स में और विंटर्स में जो भी प्रेसिपिटेशन होता था इसी वजह से वेस्टर्ली से होता था। अब क्या होने लगा, उसको ITCZ भी बोलते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। अब क्या होता था, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है,
थी, तिब्बतन प्लेटो का रोल बता रहा हूँ, हाँ, इंपॉर्टेंट क्योंकि हाँ, क्लाइमेट से जुड़ा हुआ बिल्कुल, सवाल है। बिल्कुल। अब तिब्बत जैसे जैसे गर्मी बढ़ती थी और वैसे वैसे तिब्बत का जो बर्फ कम होती थी, हिमालय की बर्फ कम होती थी, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट गर्म होता है। हाँ। पहला मानसून कहाँ हिट करता है? मई के टाइम में केरला में। केरला। उससे पहले मानसून कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में हिट करता है। जहाँ यहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे हाँ, ठंडा होता है, वहाँ पे हाँ, जब ठंडा होता है यहाँ पे गर्मी होती है। हाँ। तो मई में वो हिट करता है। जैसे जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट वार्म होता चला जाता है, मानसून ग्रेजुअली नॉर्थ की तरफ जाता रहता है, क्योंकि अब वो जो वेस्टर्ली जेट थी, हाँ। वो जो साउथ ऑफ तिब्बतन प्लेटो आई थी और हिमालय के फुट में पहुंची थी, वो वो नॉर्थ नॉर्थ की की तरफ जाना तरफ शुरू चली करती जाती थी है। और ग्रेजुअली मूव करते करते उत्तराखंड में लगभग आपको जुलाई के फर्स्ट वीक तक पहुंच जाती थी। ये नॉर्मल। इसीलिए ये कहा जाता है, नॉर्मली ये बात सच भी है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्लीज के कारण जो बारिश होती थी वो जाड़ों में ज़्यादा होती थी और गर्मियों में नहीं होती थी, वेस्टर्ली ज़्यादा नहीं आती थी। राइट। लेकिन अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये मिजाज परिवर्तित हो रहा है, उसका कारण आप बता रहे हैं। हाँ, तो अभी तो उसमें आया नहीं कि मिजाज परिवर्तन क्यों हो रहा है, पर हम ये नेचुरल प्रोसेस था हम लोगों का। इसीलिए कहा गया अगर हिमालय और तिब्बतन प्लेटो नहीं होता तो जिस ढंग का मानसून सिस्टम यहाँ ऑपरेट करता तो ये नहीं होता, और जिस ढंग की प्रॉस्पेरिटी मानसून इस इलाके को लाता है वो नहीं होता। इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बाय द वे, मानसून वर्ड हिंदुस्तान का नहीं है, मानसून वर्ड अरेबियन है। अरेबियन वर्ड है। और क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि जब विंटर में जो विंड चलते हैं उसको वो कहते हैं शामल विंड्स बोलते हैं। उनकी ट्रेजेक्ट्री होती है नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ, और मानसून की विंड जो होती है साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ जाती है। एनीवे, ये जो चीजें ये नॉर्मल प्रोसेस था, ठीक। अब एबनॉर्मलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एबनॉर्मलिटी में अभी जो पेपर्स चल रहे हैं, जो लोगों ने काम करना शुरू किया, उन्होंने ये देखा है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग जो ये नॉर्मल प्रक्रिया थी ये डिस्टर्ब हुई है। कारण उतना ज़्यादा अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक कारण मुख्यतः ये बताया जा रहा है कि जिस ढंग से जो नॉर्दर्न अटलांटिक से विंड चलती थी, रास्ते में अपना मॉइस्चर छोड़ती हुई जाती थी, फिर मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर को पिकअप करती थी, और जब ईस्ट की तरफ बढ़ती थी तो आपके काराकोरम के इलाके में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर वहाँ छोड़ती थी। इसी कारण काराकोरम में सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, 70 किलोमीटर प्लस, जो कि पोलर रीजन के बाहर है, क्योंकि उसको विंटर का बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन मिलता था, ठीक है। और जैसे जैसे वो प्रेसिपिटेशन आगे की तरफ बढ़ता था, उत्तराखंड तक पहुँचते पहुँचते वो 20% हो जाता था, ठीक है, और ईस्ट की तरफ में जाकर उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो जाता है। ये चीज़ अब परटर्ब हो गई, वार्मिंग के कारण क्या डिस्टर्ब हो गई। हाँ, डिस्टर्ब हो गई है, इसमें उथल पुथल हो गई है। अब इसमें क्योंकि सिस्टम अब लीनियर नहीं रहा, क्योंकि अब लोग कहते हैं ना कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, वास्तव में नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बड़ी, फिर से मैं डायग्रेस करता हूँ, हमको जियोलॉजी में एक बड़ी प्यारी सी चीज़ पढ़ाई गई है। चार्ल्स लायल ने, जो कि समकालीन था डार्विन का, दोनों साथ थे, और डार्विन बहुत मानता था चार्ल्स लायल को। चार्ल्स लायल ने एक थ्योरी दी थी यूनिफॉर्मिटेरिज्म, आपने पढ़ा होगा जियोलॉजी में। यूनिफॉर्मिटिज्म की थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस हो रही है वो स्टेडी स्टेट प्रोसेस है, ग्रेजुअली चीजें बदलती चली जाती हैं, उसमें कोई चीज अब्रप्ट नहीं होती है। यूनिफॉर्मिटी यही उसका है। अब उसी कारण हमको ये पढ़ाया गया था जियोलॉजी में कि वर्तमान जो है वो आपको अतीत के बारे में, डेविस का प्रिंसिपल, डेविस ने, वो चार्ल्स लायल का कंसेप्ट था, उन्होंने कहा था प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। इससे बड़ा प्रभावित हुआ था आपका डार्विन, उसने बायोलॉजी में इस चीज को डाला था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि इस परटर्बेशंस के कारण कि अब हमारा सिस्टम जब नॉन लीनियर होने लग गया है तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो 16-17 पैरामीटर लेके हम बोलते थे मानसून ऐसा आएगा, मानसून वैसा जाएगा, अब तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस ने जो टेम्परेचर पे एक दखल घुसा दी है, उसने हमारा सिस्टम को पूरा का पूरा नॉन लीनियर कर दिया है, ठीक है। अब हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसके असर कहाँ तक हो रहे हैं, किस रूप में हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो अभी जो रिसर्च का बहुत अराजक माहौल बन गया है, मतलब मौसम के भी और प्राकृतिक क्रियाओं में बहुत अराजकता जैसे माहौल बन गया है, उनका भी सिस्टमेटिक नहीं रहा। हाँ, अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि अगर मैं किसी जियोलॉजी के स्टूडेंट को अगर कहीं लेके जाता हूँ, मैं जियोलॉजी इसलिए कह रहा हूँ कि आपदा का हिमालय में भूगर्भ का बड़ा अंतरिम संबंध है, वो इसलिए दूसरे डिसिप्लिन को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। बॉटनी का भी उतना ही कंपोनेंट है, वाइल्ड लाइफ का भी उतना ही है, इकोनॉमी का भी उतना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स का भी उतना ही है, लेकिन जिस धरातल में घटनाएं घटित हो रही है वो जियोलॉजी है। अब उसमें समझने के लिए हमको ये समझाया जाता था कि देखिए साहब, आज किसी नदी में आप खड़े हैं तो नदी का बहाव कैसे जा रहा है। सिंपल सी बात बताता हूँ आपको
कि आप श्रीनगर में चले जाएगी, श्रीनगर में इसको लेके जा रहा हूँ आपको कि नदी का पार्ट काफी चौड़ा है। आप देखना जब कोई नदी चलती है तो मैक्सिमम उसकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो सेंट्रल पार्ट पे होती है। जितने बड़े पत्थर होते हैं ना वो सेंट्रल पार्ट में चलते हैं। अब जैसे जैसे नदी का दूर चलते जाएंगे उसकी एनर्जी डिसिपेट होती रहती है, तो फाइन जाएंगे और कोने चले जाएंगे तो फाइन सेडिमेंट मिलता है आपको। ये उसकी लेटरल ग्रेडिंग होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं ना, नेचर सिस्टम कितने प्यारा है कि उसकी अगर मान लिया उसकी लंबाई, ये लंबाई में बोल्डर आपका है तो वो क्या करता है, नदी क्या करती है, उसका ऐसा बंद धकेलती है जिसकी उसकी सबसे कम सरफेस मिले उसको काम करने के लिए, तो उसको इम्ब्रिकेशन बोलते हैं। एक बोल्डर ऐसा, दूसरा बोल्डर ऐसा नहीं होता, ऐसे में तो ज्यादा ताकत लगेगी ना, ऐसा हो जाता है। अब बाहर जिधर को बह रही है नदी उधर को उसका मुंह होता है, और कम एरिया अब तो पत्थर होगा उसका, ठीक है, उसको इम्ब्रिकेशन बोलते हैं। अगर मैं बच्चों को ये पढ़ाऊं कि भाई ये देखो ऐसा है, अब जाइए आप रॉक में देखिए, हाँ यार तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे ही हुआ होगा उस टाइम में, आज से 1 करोड़ वर्ष पहले, 2 करोड़ वर्ष पहले। इस बात को लेके बड़ा, अगेन मैं डायग्रेस कर रहा हूँ, इस बात को लेके जब मैं लद्दाख में एक बार बच्चों को पढ़ा रहा था, तो लद्दाख जो गया होगा, इंडस रिवर जो बहती है उसके नॉर्थ में ग्रेनाइट का पहाड़ है जिसको हम लद्दाख बैथोलित बोलते हैं। दिखता है आपको, खरदुंगला उसी पे बसा हुआ है, वो आपने बताया भी था स्पॉट पे मेरे को। हाँ खरदुंगला है, तो वहां पे ये आपको ग्रेनाइट दिखती है आपको पूरा का पूरा। अब क्या है, उसके बीच में आपके है इंडस रिवर है, और इस यहाँ है जांस्कर। तो जांस्कर में जो चट्टाने हैं उसको हम परतदार चट्टाने बोलते हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक खारू में जहां से हम उतर रहे थे, जब जो छोटी सी जगह है, वहां आप देखेंगे कि बड़े अच्छे गोल गोल से पत्थर, यहाँ बैथोलित है, करीब 50-60 मीटर का डिस्टेंस पे बैथोलित बैठा हुआ है, बहुत ही कम डिस्टेंस में, और वहीं पे वो चट्टान है, उसमें गोल गोल से पत्थर पड़े हुए, वो ग्रेनाइट के हैं। तो हमने बच्चों से पूछा, इतने गोल से पत्थर को बनाने, गोल या पत्थर की गोलाई फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होता है, और रॉक का टाइप भी होता है ना? मतलब जितनी दूर से नदी के, जितनी दूर से बहा के अगर कंगलोड़ी लाएगी उतने गोल होंगे, गोल होते हैं ना, ये पढ़ा गया हमको। ये बिल्कुल, अरे सही बात है। और रॉक की कॉम्पिटेंसी यानी रॉक की ताकत कितनी, उस पर भी डिपेंड करता है, नहीं तो चूर चूर हो जाएगा। हाँ, तो अब वो जो गोल पत्थर जो है, जो ग्रेनाइट का है, वो ठीक खरदुंगला के पास बैठा हुआ है। तो मैंने कहा तुम बताओ इतने डिस्टेंस में ये पत्थर इतना गोल कैसे हो गया? अब हम प्रेजेंट इज की टू पास्ट की, क्योंकि वो बिल्कुल ग्लेशियर के नजदीक हुआ, तो वहां से डिस्टेंस तो उसने करी नहीं, तो ये इतना नजदीक, ये पत्थर कैसे इतना गोल हो गया साहब? तब हमने बताया, अब आप देखिए इसकी राउंडनेस को निकालिए आप, और आप इस रॉक को बोलिए कि एक नदी में मैं फेंकता हूं, उसका ये ग्रेडियंट है, तो कितना दूर तक ट्रेवल करेगा जब ये शेप इसका आएगा। इसका मतलब इंडियन प्लेट जब ये ग्रेवल बना आया था तब कितनी दूर थी, और ये हल्के हल्के आके आज ग्रेनाइट में आज बिल्कुल जो पुराने वाले सेडिमेंट पे उस पे चिपक गया ना। सवाल खड़ा होता है, ये है प्रेजेंट इज द की टू पास्ट समझाने के लिए। लेकिन मानव के आने के बाद ये जो प्रक्रिया यूनिटेरियन थ्योरी थी चार्ल्स लायल की, ये प्रक्रिया अब नहीं रही, ध्वस्त हो गई। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आने वाले 1000 साल में अगर किसी बच्चे को आप जियोलॉजी पढ़ाएंगे तो आदमी के द्वारा किया हुआ कृत्य या कुकृत उसको कैसे डिकन्फ्लुएट करेंगे कि ये मानव जनित है। एग्जांपल सिंपल कर देता हूं कि ऋषिकेश में जो सेडिमेंट आता था गंगा के द्वारा, वो तो बढ़ता चला जाता था 2006 से पहले। 2006 से बाद में आपका एक कमीशन हो गया, कौन सा, टिहरी डैम। तो कितना मलबा जो उसने अरेस्ट कर दिया, और जो एक नेचुरल प्रक्रिया थी उसको कंप्लीटली परटर्ब कर दिया। तो वो जो अरेस्टिंग आपने वहां पे किया सिस्टम को, उसको आप कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, ये चैलेंज है। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर का जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आया, उसने सारे सिस्टम को परटर्ब कर दिया है। उससे हम इसका प्रेडिक्टिव मॉडल नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारण हम धराली को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, थराली को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रेडिक्शन कैसे होता था, इसका एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण है जो आपको अच्छी तरह से पता है। घटना है 1893 की, दिन था अगस्त का महीना, तारीख मैं भूल रहा हूँ, 25 अगस्त है। गौना बिरही गंगा, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली से करीब 15-20 किलोमीटर पे गौना गांव है, लेकिन बिरही नदी का कॉन्फ्लुएंस वहीं पे आता है, ठीक है। एक पहाड़ 9000 फीट से नीचे की तरफ टूट के गिरता है, और पहाड़ किसका था, वो था लाइमस्टोन का। और पहाड़ कहाँ पे मौजूद था, एमसीटी के पास में। और एमसीटी के नजदीक के पहाड़ क्यों ज्यादा इस तरह से बौखलाते हैं, उसके लिए यह है कि उस इलाके में सडनली हिमालय जो है राइज करता है, और दूसरी बात यह है कि उसके अलोंग घिसता है, तो उसके कारण रॉक
किरच किरच हो जाती है। हाँ, मतलब उसको माइलनाइजेशन हम बोलते हैं, माइलनाइड हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टोपोग्राफी का जो एलिवेशन आता है ना, सडनली उठता है तो ये जो मानसून को जो क्लाउड्स आते हैं वो रेज करते हैं और कंडेंस होकर फोकस रेनफॉल करते हैं। इसके कारण उसके उत्तर में कम जाते हैं, वहीं पे साउथ में ज्यादा होते हैं। तो ये पहाड़ टूटता है। वो इतना भयानक टूटा पहाड़ कि उसने इतना डस्ट जनरेट किया, लाइमस्टोन था वो, इसने इतना डस्ट जनरेट किया कि गौना गांव से लेकर के बिरही के कॉन्फ्रेंस तक में सारे पेड़ों पे सफेद सफेद चादर छा गई। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये 1998 में ना, 1998 में जब ये मधमेश्वर वैली में जब भेटी गांव उखड़कर पौंडार गांव के ऊपर गिरा था, जग्गी बडोला लैंडस्लाइड, उस समय भी वो धूल ऊपर राउंड लेक गांव तक, पूरे गांव के पूरे पेड़ों पे वैसे, क्योंकि वो वहां भी पूरा पहाड़ गिरा था। राइट। और वैसे भी जैसे आप धराली में देखा ना, जो पहला पल्स आया था उसका तो उसमें जो बोल्डर टूटते हैं, ये भी बताता है ना कि जब धराली में ये घटना घटित हुई है तो उसमें इतना पानी नहीं था। अगर इतना पानी होता ना तो इस जगह डस्ट आपका ऊपर नहीं उड़ता। एनीवे, तो ये जो घटना घटित हुई, जब ये टूटा तो पूरे के पूरा व्हाइट बन गया। लोगों ने कहा कि भाई ये लगता है कि बर्फ पड़ गई है। सवेरे देखा तो पूरा का पूरी नदी उनकी अवरुद्ध हो गई। अब वहां से चल के गांव के लोग, जो प्रधान और भी थे, वो चलते हैं और चल करके वो ऋषिकेश में रायवाला के पास पहुंचते हैं। क्योंकि उनको पता था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है लेफ्टिनेंट कर्नल वुलफोर्ड वहां बैठा हुआ था, उसको बताने के लिए कि भाई हमारे घर में गांव में ये घटना घटित हो गई है। तो जब हम पहुंचते हैं, उसको बताते हैं, तो उसने इमीडिएटली अपना एक इंजीनियर जो कैप्टन के रैंक का था, उसको बोला आप जाइए गौना में, देखिए क्या हुआ है। 1893 की बात हो रही है। वो आदमी 1893 में जब वहां पहुंचता है और सारी चीजें देखता है, देखने के बाद वो कैलकुलेशन करता है, हैंड रिटन कैलकुलेशन है उसकी, कैलकुलेशन करता है कि 225 या 230 नहीं 260 या 270 फीट का पूरी दीवार थी पहाड़ की, जो पहाड़ का पूरा मलबा ऐसा आया था, उसने दूसरे फ्लैंक में अभी भी जमा हुआ होगा, देखना ऐसा करके जमा हो गया पूरा का पूरा। तो उसने उसका 320 शायद फीट में था, वो मीटर में नहीं था, फीट में था। तो मैं उसका नंबर मुझे पास है, फाइनल नंबर है, क्योंकि ये घटना इतनी बड़ी हुई थी ना कि इसको नेचर, जो इतना फेमस साइंटिफिक जर्नल था, उसमें रिपोर्ट छपी थी, रिपोर्ट छपी थी कि इतने बड़ा लैंडस्लाइड आया है यहाँ पे उस टाइम में। पर वो टीरी डैम से बड़ा डैम था, हाइट में उससे बड़ा था। अब क्या हुआ कि वो जब घटना घटित होगी, उसने देखा तो उसने बोला कि ये जो है, मेरा अनुमान से ये जो बना है बांध लैंडस्लाइड से, ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक ये पूरा नहीं भरेगा, और जब भरेगा तो तब भी ये पूरा नहीं टूटेगा, ये पार्सली टूटेगा। तो उसके लिए लेफ्टिनेंट कर्नल वुलफोर्ड ने क्या किया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कलकत्ता से एक बड़े अच्छे जियोलॉजिस्ट का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम टी.एच. हॉलैंड। टी.एच. हॉलैंड को बुलाया गया और टी.एच. हॉलैंड ने जो काम किया वो अद्भुत था। टी.एच. हॉलैंड ने कहा ये बांध का बेस वगैरह देखने के बाद उसने कहा बांध टूटने वाला नहीं है, एकदम नहीं टूटेगा, लेकिन ऊपर का पार्ट टॉपल करेगा, तब जो फ्लड सर्ज नीचे डाउन वैली में जाएगी, और उसके लिए 1 साल लगेगा लगभग, उसने कैलकुलेट भी बताया, जो नीचे फ्लड की सर्जेस जाएंगी तब हो सकता है कि डाउन वैली में काफी नुकसान होगा। और उसने कैलकुलेशन किया कि कितना इलाका आपका फ्लड के नीचे आएगा। जैसे ही इस बात को लेफ्टिनेंट कर्नल वुलफोर्ड को पता चला तो उसने अपने इंजीनियर को बोला, और साथ में एक मुंशी भी था उसका, कोई जोशी करके, उनको बोला कि ऋषिकेश से लेकर के बिरही के कॉन्फ्रेंस तक पिलर्स लगाओ, डेंजर मार्क करो, और टेलीफोन की लाइन लगाई गई। मतलब 1891 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ। 1893 की बात हो रही है। हाँ, राइट। तो तब वो तो वेस्ट में हुआ था आविष्कार, उसके बाद इंडिया में आया होगा, तो किस प्रिलिमिनरी स्टेज में रहा होगा टेलीफोन वाला, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक सुदूर उत्तराखंड के पहाड़ों में हुई एक घटना पर उन्होंने मॉनिटर करने के लिए रायवाला मैदान से और वहां तक टेलीफोन लाइन खींची। राइट। जब ये लगा दिया गया ना, तो ये तो ठीक है, कम्युनिकेशन था उनका, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या पार्ट था? इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि डिस्चार्ज कितना निकलेगा बाहर, और उससे नीचे में कितना इलाका बाढ़ में पानी में आएगा, मतलब लेवल, अपर लेवल ऑफ फ्लड बता दिया उन्होंने। और साथ में कहा कि जब अभी उन्होंने कहा कि अगस्त में हुआ था 1893 में, तो उसने कहा लगभग अगस्त के आसपास ही फटेगा, 28 अगस्त फटेगा ये। तो उसने कहा कि यात्रा जो होती है यहाँ पे हमारी जो है वो शुरू हो जाती है मई से। तो उसने कहा कि जितने भी सस्पेंशन ब्रिजेस थे जो कि क्रिटिकल एलिवेशन, उनको रिमूव कर दिया गया और यात्रा को डाइवर्ट कर दिया, अगर हाई एलिवेशन से लेके चलाया गया।
एग्जैक्टली 1894 में अगस्त के 28 अगस्त को हाँ, वो टूटता है, पार्सली टूटता है। एक साधु मरता है जो कि श्रीनगर में, नहीं, इधर चमोली में मरता है, और बाकी किसी को नुकसान नहीं होता। लेकिन लोअर श्रीनगर टाउन भक्तियाना जहाँ पे आता है पूरा नीचे, खत्म। वो पूरा खत्म होता है। और डॉक्यूमेंटेशन था कि उनके जो कार्व की हुई लकड़ियां थी मकानों की, वो तैरती हुई आपको यहाँ पे मिलती है हरिद्वार में गंगा कैनाल बन चुकी थी उस टाइम में। तो पहले बल्कि सिल्टेड हो गया था और रुड़की तक, वो तो गंगा कैनाल सिल्टेड हो गई थी रुड़की तक। ये बताने के उसका दूसरा अध्याय जब आता है 1970 का, तब उसमें शायद इसका मैं जिक्र करूंगा। पर सवाल क्या है यहाँ पे, अच्छा उसमें ये और प्रेडिक्शन था टी.एच. हॉलैंड का, जो गौना गया होगा, जो गेस्ट हाउस बना है, क्योंकि जैसे ही गौना बना तो भाई अंग्रेजों ने गेस्ट हाउस अभी भी रेमनेंट्स हैं उसके, हैं, अभी भी पड़े हैं। और जब गेस्ट हाउस बना था तो साथ में उन्होंने फिशिंग करनी थी, तो ट्रॉट की मछलियां भी डाल दी गई वहाँ पे, और उसकी नाव जो पत्थर वाली थी, मेटल वाली, तो भी कुछ साल पहले ही निकली थी वहाँ पे पड़ी हुई बगल में। तो उसने उसके ठीक पीछे एक दूसरी लैंडस्लाइड को मार्क किया था टी.एच. हॉलैंड ने कि ये टूटेगा, और वो लैंडस्लाइड लगातार बढ़ रहा है। हम कोई भी इसके बारे में चिंतित नहीं है कि कभी फिर से भविष्य का गौना सेकंड हो सकता है। मैंने ना हो तो अच्छी बात है। सवाल ये होता है, उस जमाने में जब ना सैटेलाइट थे हमारे पास, बिना सैटेलाइट फोन से, इनका अर्ली वार्निंग सिस्टम देखिए। ये चीज एक ही चीज बताती है कि आपकी ऑनेस्टी, आपका डेडिकेशन आपके सब्जेक्ट के प्रति कितना कितना उत्कृष्ट कोटि का था, और दूरदृष्टि आप कितने इन्वॉल्व थे उस पर्टिकुलर उसको लेकर के। ये घटना वहां की है। तो ये उन लोगों के लिए एक तरह से वो आई ओपनर है कि जो लोग आज की तारीख में इतनी सारी घटना होने के बावजूद भी एक प्रेडिक्टिव मॉडल हमको नहीं दे पा रहे हैं। मैं अर्थक्वेक प्रेडिक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो हम जानते हुए असंभव आज की तारीख पे। जो कह रहे हैं कि फोरकास्ट सिस्टम हमारा किस तरह से, आज डॉपलर की बात हो रही है, आज डॉपलर रडार की बात हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, लेकिन उस समय बहुत प्रिमिटिव इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ उन्होंने किस तरह से केवल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, फील्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे इतना बड़ी फोरकास्ट पहले कर दी थी कि ये 25 से अगस्त के बीच में, अगस्त के 3rd वीक 4th वीक में ये फटेगा, और तब तक पार्शियली फटेगा, ये भी बोला था। पार्शियली फटा, बिल्कुल पार्शियली टूटा था, पूरा टूटा था, है ना। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत एक कंट्रोवर्सी भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसको अपनी प्रेडिक्शन को वो करने के लिए उन्होंने तोड़वाया भी है उसको। तो उसमें ना जाए हम, लेकिन सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों प्रेडिक्ट कर पाए हो। इसलिए कर पाए थे प्रेडिक्ट कि वहाँ पे उस टोटल जो सिस्टम जो घटना घटित हुई थी, इट वाज एब्सोल्युटली नेचुरल ह्यूमन इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस और टेम्परेचर राइज, मेकिंग द प्रेडिक्शन अनप्रेडिक्टेबल नहीं हो रहा था। ये हो सकता है, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ इसमें, ठीक है। ये रहा उनका। अब बातें उसी घटना को मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो वही बांध गौना ताल जो 70 साल तक जीवित रहा, ठीक है, एक तरह से बड़ा टूरिस्ट स्पॉट 75-76 साल तक रहा। जुलाई 15, 1970 ये गौना दोबारा फटता, कंप्लीटली विलीन हो गया, और वहां से एक नदी निकलते हुई जाती है। आज भी वही नदी वहां मौजूद है, उस मैदान बन गया पूरा। उस घटना ने मुझे एक्टिवेट किया था 1980s में के दरमियान, ये समझने के लिए कि क्यों हुआ कैसा था ये, कि वो तालाब क्या टूटा था या तालाब भरा था। इसको समझने के लिए, और इसका सबसे बड़ा, काफी बड़ा जो इस समझदारी को बढ़ाने का जो योगदान जाता है, वो श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी को जाता है, क्योंकि मैंने उनके साथ उन दिनों में काम शुरू किया था। और चिपको आंदोलन का जो उनका जो काम शुरू हुआ था, उसका एक कंपोनेंट यही आता था कि 1959 से लेकर के 1969 के दरमियान बहुत पेड़ कटे। अपर अलकनंदा घाटी में, बिरही में, गरुड़ में, पाताल गंगा में, ढाक नाला में, पिंडर के अपर कैचमेंट में करीब 6000 हेक्टेयर जंगल कटा था। मैं नंबर दे रहा हूं आपको, और ये नंबर जब आता है, ये भट्ट जी ने जब हमको बताया ये नंबर था, तो वर्किंग प्लान में, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो लॉगिंग का वर्किंग प्लान होता है, इसमें वो नंबर मौजूद था उसमें। और जिन वाटरशेड से ये 1970 जुलाई में फ्लड जनरेट हुआ था, वो वही वाटरशेड थे जिस वाटरशेड से ये फ्लड्स आए थे, जंगल कटा था। ये और मतलब जो फ्लड्स भी एक, क्योंकि ये गोना वाली जो बिरही नदी है उसका फ्लड का जिक्र हो रहा है, लेकिन उसी समय अन्य इस तरह के नाले भी वहाँ एक्टिवेट हुए थे, सेम डेट को, सेम डेट को हुए, बहुत ज्यादा हुए थे। अब और एक बात यहाँ पर बताना, क्योंकि यहाँ पे चिपको मूवमेंट का जिक्र आया है, 1980 में आपने एमएससी की थी। हाँ,
1980 में एमएससी करने के बाद इसरो जाने से पहले, इसरो ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर नवीन जुयाल ने दसोली ग्राम स्वराज मंडल ज्वाइन किया था और चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ गांव में समाज सेवा के लिए चल दिए थे। उसके बाद 1.5 साल आप वहाँ रहे? 1.5 साल वहाँ रहे। उसके बाद आपने ये ज्वाइन किया सीएससी, हाँ, सेंटर फॉर एनवायरमेंट। ज्वाइन नहीं किया था, काम किया था सीएससी के साथ में थोड़ा सा, सीएससी के साथ, हाँ। और तब उसके बाद इसरो ज्वाइन किया। चलिए, तो उस पर तो इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि जब ये बात हमको कही गई उस दरमियान तो हमें पता नहीं चला, हम तो उसी में लगे रहे, जो भट्ट जी ने कहा था वो सच बात थी, और हम उस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा पब्लिक में रखते थे, लोगों के सामने रखते थे, क्योंकि भट्ट जी का ये कहना था कि चिपको आंदोलन का जो स्पार्क आया उनको, वो स्पार्क, ठीक है, मंडल में करीब 10 एश ट्री, अंगू के पेड़ को आवंटित किया गया था साइमन कंपनी इलाहाबाद को स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए, इनको मना कर दिया गया था। उससे उनको स्पार्क हुआ था, उससे इन्होंने यह मूवमेंट होता। लेकिन इसके पीछे जो उनका बोलते कारण था वो 1970 की बाढ़ थी। वो 1970 के बाढ़ को उन्होंने बेस लेवल बनाया था। उन्होंने कहा था यहाँ पे अगर कॉमर्शियल फॉरेस्ट फेलिंग होती है, जो कि हुई है, इतने हजार हेक्टेयर में जंगल कटा है, उसका परिणाम था 1970 का फ्लड का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि चंडी प्रसाद भट्ट कोई वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन दृष्टि देखिए, जो आदमी जमीन से जुड़ा होता है, जो जमीन को महसूस करता है, उसके पल्स को समझता है, वो आदमी ने कितनी बड़ी बात बोली। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको कि वो कितने सच थे। जब ये कहा गया तो लोगों ने माना नहीं कि हिमालय तो इतना ज़्यादा बौखलाने वाला पहाड़ है, जो हम शुरू में कह रहे थे, यहाँ पे तो घटनाएं घटित होती रहती हैं, और इसमें बाढ़ पर 6000 हेक्टेयर जंगल कटने से क्या लेना देना, यहाँ तो ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई है। तो लेकिन वो अपने में अड़िग रहे। उस वक्त क्या हुआ, जब आंदोलन चलता गया तो एक कमेटी बनी, और कमेटी में उस वक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो जाकिर हुसैन कॉलेज में बॉटनी पढ़ाया करते थे, और शायद उन्होंने अपनी पीएचडी एमएस स्वामीनाथन के अंडर में की थी, उनको कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। वो वैज्ञानिक थे, आए पहाड़ में, तो उनको भी लगा यार जंगल कटने से थोड़ी बाढ़ आती है। तो ये बड़ा भट्ट जी के शब्द में जो बताया उन्होंने कि काफ़ी गर्मा गर्मी हुई उनकी इस बात को लेकर। और अल्टीमेटली कमिटी जब जोशीमठ में बैठती तो वहाँ पे एक और सज्जन थे, गोविंद सिंह रावत जी, सीपीआई के बड़े अच्छे वर्कर थे, वो भी थे उस कमेटी के मेंबर। तो वहाँ जब वो हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते। तो ये कमेटी के सदस्यों ने कहा कि हम आपकी रिपोर्ट को खारिज करते हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट डालेंगे। हम ये इस बात पर अड़ी गए कि 1970 के बाढ़ का जो कारण था वो जंगलों का कटना था। ठीक, ये हो गया। अब ये जब बात आई और चली गई, अब हम जब इस बात को आगे, जब मैं पीआरएल में नौकरी करने के लिए गया तो मेरे दिमाग में बात कौन रही थी कि यार हम इसको, और हमारे जो दोस्त हम पे मजाक भी करते थे, कहते हैं तुम भी इमोशनल में बह रहे हो यार, ये तो एक्टिविज्म वाली तुम बातें करते हो, साइंटिफिकली तुम प्रूव करके दिखाओ। नेचुरली भाई विज्ञान, आज हम जोशीमठ को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, मैंने कहीं और भी कहा है ये बात पर, हम जोशीमठ धंस रहा है और हमें पूरी तरह से पता है कि वो पानी टनल के अंदर से आया है, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि ऐसा पानी का रिसाव सडनली आना और उस ढंग के मलबे को लेकर के आना और एक खेत से बाहर निकलना, तो आप भी तो बिल्कुल। तो ये तो कहीं ना कहीं रिजर्वर क्रिएट किया, और रिजर्वर वहां क्रिएट करने के लिए जोशीमठ में मलबे के ऊपर बसा हुआ जोशीमठ, उसके नीचे चट्टान है, चट्टान और मलबे के नीचे में आपके पास में इतना बड़ा पर्च एक्वाफर नहीं हो सकता जो पानी को स्टोर करे, और सडनली इतना पानी बिना बारिश किया जाए। इसका मतलब स्टोर करने के लिए कोई ना कोई कैविटी थी, और कैविटी क्या उसके पीछे टनल थी। तो हमने उसका आइसोटोपिक एनालिसिस की, उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हमने जियोकेमिकल एनालिसिस सेडिमेंट के भी करी, लेकिन वो सब वो हमको बता रहे जो कि आसपास का है, वो हमको ये नहीं बता पा रहे कि टनल का पानी है, और इसके कारण हम हार जाते हैं। लेकिन 1970 के फ्लड का जब बात जिक्र चला तो हमने जब उसको आगे बढ़ाया, तो हमने जब मैंने वहां पे काम शुरू किया तो हमने क्या किया कि हमने कहा यार वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि वास्तव में ये मैन मेड डिजास्टर था या नेचुरल था। व्हेन आई से मैन मेड डिजास्टर, या हम सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को इम्प्लीकेट कर रहे हैं, क्या ये एक्टिविस्ट चिपको के जो थे ये ऐसे हवा में बातें कर रहे थे, इनके पीछे कोई तथ्य भी था, कि मैं अब तब क्रिटिकल हुआ ना। तो जब हम काम करने के लिए तो हमारे साथ में एक हमारे मित्र आए ऑस्ट्रेलिया से, आरजे वॉटसन आए, और भी एक सज्जन थे। उसने कहा नवीन नहीं, इस पॉसिबल नहीं है, इतना डायनेमिक हिमालय है, इसमें ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। फिर हमने काम शुरू किया, और काम शुरू करने के बाद उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूं, 6000 साल से लेकर के 1970 तक के फ्लड के सीक्वेंस को हमने डेट किया श्रीनगर के आसपास, उनकी जियोकेमिकल एनालिसिस करी और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि सारे फ्लड जो आए थे हिमालय के 6000 साल से लेकर के 1970 से पहले तक,
वो जनरेट होते हैं ट्रांस हिमालय में, हाँ। जहां कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं है। ठीक। लेकिन 1970 का जो फ्लड था उसमें 55 से 60% जो सेडिमेंट आता है वो लेसर हिमालय के डोमेन से आ रहा है, एमसीटी के साउथ साउथ से आ रहा है। और वो प्रूव हुआ और हमने पेपर पब्लिश करके नेल ठोक दी उसमें कि इंडीड ये हुआ था। ये पहला उदाहरण था कि ह्यूमन इंड्यूस इंटरवेंशन इन द अपर गंगा कैचमेंट लेड टू द मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक फ्लड इन 1970। और उसके कारण गोना लेक टूटी नहीं थी, गोना लेक मलबे से भरी थी ब्रिज। और भरने से पहले गोना लेक का जो वाटर डेप्थ थी जो 70 मीटर थी टू बिगिन विथ, उसकी थी 10 मीटर से कम। ये भी पेपर पब्लिश हो रहा है, ठीक है। और जब इतना मलबा गया, श्रीनगर फिर से बहा, लोअर टाउन, ठीक है। और उसके बाद जब मलबा जाता है तो अपर गंगा कैनाल जो थी हमारी 10 किलोमीटर तक 6 मीटर मलबे से भर जाती है। और 6 महीने तक वेस्टर्न यूपी को इरिगेशन का पानी नहीं मिलता है, उनके पावर प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं। और पार्लियामेंट में उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे मिस्टर राव। ये सवाल खड़ा होता है ऐसा हुआ क्यों? कहानी है 1970 की, और सेंचुरी का सबसे बड़ा फ्लड है। अभी तक का इतना बड़ा फ्लड, बेलाकुच एक कस्बा था जो कि पीपल कोटी और गुलाब कोटी के बीच में नदी के नीचे था, वो रोड अभी भी आपको दिख जाती है, वो पूरा का पूरा तबाह हो गया। आपने कहा ना खुद की सिर्फ एक ही गोना से नहीं चला था, ढाक नाला भी था, गरुड़ गंगा भी था, पाताल गंगा भी था, ये सब एक्टिवेट हुए थे। ये सब वो क्षेत्र है जहां पे फोकस रेनफॉल होती है और क्लाउड बर्स्ट होते रहते हैं। अतीत में भी होते थे, आज भी होते हैं। और अतीत का जो 1970 की जो घटना थी वो ये था कि हमने पूरा इलाका को बैरन कर दिया था। उसको रेनफॉल को इंटरसेप्ट करने के लिए जो कैनोपी कवर होती है वो हमने डिस्ट्रॉय कर दी थी। हमने 2 पेपर लिखे, एक तो मैंने और किमोटी जी ने साथ में लिखा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिमोट सेंसिंग में, जहां हमने पहली बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि यस इंडीड इतने इलाके से जंगल कटे थे, उसका शायद रीजन था ये डिफॉरेस्टेशन का। और दूसरा पेपर जो हमने 2008 में लिखा उसमें हमने कंक्लूसिवली इसको क्वांटिफाई करा और आइडेंटिफाई किया। जो आपने कहा कि 100% आपने अपने शोध से ये साबित किया कि ये जो फ्लड था ये जो बहुत तेज डिफॉरेस्टेशन किया गया पूरे संपूर्ण हिमालय में, और खासकर उच्च हिमालय के बजाय लेसर हिमालय में, बीच के हिमालय में जो काट गए, उसकी वजह से ये अपर गंगा कैचमेंट में उसकी वजह से ये फ्लड है। हाँ, तो अब सवाल ये खड़ा होता है ना कि इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके बाद आता दूसरा मेजर फ्लड यहाँ इस इलाके में। वैसे तो बीच में काफी सारे फ्लड्स आए हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, पर आदमी के दिमाग में वही घटनाएं रजिस्टर होती हैं जो कि एक तरह से क्या बोलेंगे उसका आप, उसमें ज्यादा जान माल का नुकसान, बड़ी आपदा का मतलब जान का नुकसान ज्यादा लोग समझते हैं। हाँ। अब माल का कम भी हो तो तभी आपदाएं तो बहुत जगह आई, हालांकि केवल वही हुआ जहां लोग मरे। राइट। तो 2013 जून का महीना, वो जब डिजास्टर हुआ, और वो हुआ है 16-17 जून, 15 स्टार्ट हुआ था, 16-17, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है 14 तारीख को मैं माणा घाटी से नीचे उतरा था। और हम लोग बद्रीनाथ में थे, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी थे। और हमने जब माणा घाटी में क्राउड देखा ना, तो मैंने कहा, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा मित्र था, मतलब मेरा स्टूडेंट था शेख नवाज अली, वो अपने किसी मित्रों को शिव जी की मूर्ति खरीदने के देना चाहता था, गिफ्ट। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा मंदिर की तरफ, वहां तो जगह नहीं पाया रखने की। तो वो गया, तो वापिस आया तो मैंने उसको कहा था कि मैंने कहा नवाज, अगर यहाँ पे कोई डिजास्टर हो गया इस वक्त तो इतनी मौतें होंगी ना। ये बद्रीनाथ की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं ये बात कर रहा था वहां पे किस तारीख को, 14 तारीख को। और जब मैं वापस पहुंचता हूं, और उसके बाद क्या हुआ कि 15 तारीख को मेरी फ्लाइट थी, मुझे अभी भी याद है अच्छी तरह से। मैंने जौली ग्राउंड से फ्लाइट पकड़ी, बैठा तो 2 लोग उसमें फ्लाइट में और थे, एक प्रदीप टंटा जी बैठे थे और एक जनरल खंडूरी जी बैठे हुए थे, छोटी जहाज चलती है ना। और जब तक मैं अहमदाबाद पहुंचता तो उसके बाद तो कहानी बदल जाती। दूसरी बात, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि लोगों ने मुझे पूछा कि साहब ये तो भयानक हो गया, और बहुत लोगों ने कहा कि सुनामी आ गया है, पहाड़ में सुनामी आया। वो तो सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने वो नाम दिया था कि ये हिमालय की सुनामी आया। ठीक। अब सवाल तो मैंने उसको देखा, समझने की कोशिश करी कि मैंने कहा क्या हुआ होगा। तो मैं 20-21 तारीख को आपके यहाँ पहुंचा मंदाकिनी, जून में। वहां जब पहुंचता हूँ और चीज़ों को देखता हूँ जो हालात मुझे नजर आते हैं, तो मैंने कहा यार ये बाढ़ और 1970 के बाढ़ में तो बहुत ज़्यादा फर्क लग रहा मुझे। क्योंकि 1970 के बाढ़ में एक इलाका एक्टिवेट होता है जो कि जिसको हम कुंवारी पास का इलाका बोलते हैं, वर्ड है उसका कुंवारी पास। वो अभी भी क्लाउड बर्स्ट के लिए माना जाता है, क्योंकि वो सडन राइज करता है अब माउंटेन रेंज में, वहीं पर फोकस रेनफॉल होती है। रास्ते में कोई अवरोध नहीं थे उसके, कहीं बैराजेस नहीं थे, कहीं डैम्स नहीं थे,
कहीं लोगों ने हाँ। नदियों का गला नहीं घोटा था। सही बात। ठीक है, इनफैक्ट हम तो, और हमने क्या किया था, हमको एक काम भी दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने काम दिया था कि ये 2001 या 2 में हमने रिपोर्ट दी थी उनको, कि मोटी जी थे उसमें, मैं था। हमको ये बताया गया था कि ये बताइए कि बरसात कहाँ तक होनी चाहिए। तो हमने 1970 का जो डिपॉजिट है फ्लड का मार्क उनके है, ऊपर। उसको बेंचमार्क बनाया और कहा इसके ऊपर के कंट्रोल के ऊपर ही आप बरसात बना सकते हैं। ठीक। रिपोर्ट सबमिट हुई थी, पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो दूसरी बात है, तो होते रहता है। तो जब ये बाढ़ आई तो हमने कहा यार ये बाढ़ 1970 के बाढ़ के मुकाबले में छोटी बाढ़ है। आप इसका एम्पलीफाइड इफेक्ट इसलिए देख रहे हो कि जैसे आपका बाढ़ ट्रिगर होती है केदारनाथ से, तो पहला ऑब्स्ट्रक्शन उस बाढ़ को एम्पलीफाई करने का काम मिलता पता है? सीतापुर में लिंको का प्रोजेक्ट था, वो डाइवर्जन टनल बनाई थी उसने, उसका बैराज था, वो सारा मलबा आके वहां ठहरता है, बैक वाटर मारता है, और 6 बैंड थे रोड के, और एक दिन में उसने 2 ही बैंड रखे रोड के, 50 मीटर का उसने भरान कर दिया, क्योंकि उसने रोका। फिर वहां से स्पिल ओवर जब करता है तो दूसरा बैराज कहाँ जाता है? कुंड में। वो एलएनटी का बैराज था, उसने रोका उसको, उसने कुछ फोर्स एम्प्लीफिकेशन किया, फिर पानी नीचे तबाही मचाता हुआ, तोड़ता हुआ, तिलवाड़ा वगैरह अगस्तमुनि को करता हुआ आगे बढ़ा। आगे बढ़ के उसने वो ब्रिज है, बहुत कम लोग जानते हैं उस ब्रिज के बारे में, वो ब्रिज था मंदाकिनी में, जहां पर एक मंदिर है रुद्रप्रयाग में। हाँ। वो ब्रिज के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है, माई की मड़ी जाने के लिए था। हाँ। तो उस ब्रिज में एक पत्थर लगा हुआ था, जो मैंने फोटोग्राफ किया था, उस ब्रिज के ऊपर लिखा हुआ था, मेरे पास है वो फोटो अभी भी, कि 1970 की बाढ़ में ये ब्रिज के ऊपर 2 मीटर पानी बह रहा था, वो ब्रिज टूट गया था। ठीक है, इस बार वो ब्रिज फिर टूटा, तो ये फोर्स एम्पलीफाई करता हुआ गया। 1970 की बाढ़ कहाँ आई थी माइंड यू? 1970 की बाढ़ अलकनंदा में आई थी, लेकिन उसने बैक मार के उस ब्रिज को तोड़ दिया था। मंदाकिनी में नुकसान पहुंचाया उसने, करीब 500 मीटर 300 मीटर ऊपर, जबकि इस बार तो बड़ी बाढ़ मंदाकिनी में चल रही थी। अब उसके बाद जो पानी जाता है और जैसे आता है श्रीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास में, वो पता नहीं क्यों रोकते पानी, या उनसे गेट नहीं खुलता, जो भी हुआ होगा। उसके बाद जब वो गेट खोलते हैं और उनका जो मलबा जब निकलता है बाहर, वो जाके श्रीनगर में फिर वही भगताना बेचारा 1894 में डूबा, 1970 में डूबा, 2013 में डूबा, और तोड़ता हुआ चला गया नीचे की तरफ। अपर गंगा कैनाल मलबे से नहीं भरी थी, वेस्टर्न यूपी को पानी नहीं रोका गया था, उनके हाइड्रो पावर बंद नहीं हुए थे जो 1970 में हुए थे, 2013 में नहीं। उसका कारण दूसरा भी है ना, उसका कारण दूसरा ये है कि इसके बाद जो मेजर सिल्ट रोका, वो जो चीला के इधर जो सीरीज में भीमगोड़ भीमगोड़ा वगैरह 2-3 बैराज हैं, हाँ। उन्होंने सिल्ट काफी रोक दिया। तो 1970 में क्यों नहीं रोका? वहां तो बैराज तो बना हुआ था उनका, तो तब भी था। और दूसरा क्या हुआ कि वो जून में हुआ था। हाँ। जून में मैक्सिमम जो सेडिमेंट था वो इस भागीरथी वाला, तो इसने अकोमोडेट कर दिया था। किसने? क्या कहते हैं, टीरी डैम ने। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन 1970 में थोड़ी भागीरथी बही थी जब क्लॉग हुआ था। चलिए उसमें नहीं चाहते हम लोग। मेरा सिंपल सा कहना है कि जिस ढंग का डेवास्टेशन 1970 की बाढ़ में गंगा केनाल और उसके नीचे के इलाके में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं, पर इससे हम ये इन्फ्लुएंस नहीं निकाल सकते कि इसमें सिल्ट कम आया। किसमें? सेडिमेंट कम आया 2013 की आपदा में। सेडिमेंट तो उसमें भयानक आया। उस समय तो केवल एक ही इलाके का सेडिमेंट आया, इस समय तो इसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट आया। ये है कि वाटर का लेवल वो नहीं गया, वो बात दूसरी है। हाँ, लेकिन उसने जो फोर्स एम्प्लीफिकेशन किया, वर्टिकल हाइट जो बढ़ाई, उसका एक बेंचमार्क और आता है कि ये तो मैंने आपको यहाँ बताया मंदाकिनी का ब्रिज। अब जैसे जाते हैं नीचे, श्रीनगर से आगे नीचे की जाते हैं, भगवान जगह आती है, भगवान के पास हम लोगों ने काम किया हुआ था। जो 1970 का जो सेडिमेंट था उसको उसने ओवरटॉप किया इसमें। तो मैंने कहा ये, लेकिन इसको मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, इसको फोर्स एम्प्लीफिकेशन है, आर्टिफिशियली आपने जैकअप किया है। अगर पीछे बैराजेस नहीं होते ना तो पानी इतना एकोमुलेट नहीं करता, और वो पानी जब फट के बाहर आता है ना तो लोकली वो लेवल को बढ़ाता है, और आगे जाकर लेवल आपका पीटर ऑफ हो जाता है। एनीवे, बड़ा सवाल ये था कि जब ये बाढ़ आ चुकी थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रवि चोपड़ा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली कहा, क्योंकि किसी के पीआईएल पे शायद एक कमेटी बनी थी, हमको ये बताइए कि बम्फर टू बम्फर, ये वर्ड थे उनके, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्या रोल रहा है इस बाढ़ में? क्या हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट से इस बाढ़ को कोई तीव्रता मिली है?
अब देखो संज्ञान ऑनरेबल कोर्ट ले रहा है इसका मतलब बाढ़ों का कोई रोल था इसको एम्पलीफाई करने का? 1970 में तो बात ही नहीं उठी ना, तो सही नहीं सो। तो उसके बाद जब हम लोगों ने इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया एक एक बार उसको देख करके, तब हमको लगा यस, एम्प्लीफिकेशन इस फ्लड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया, लिंको था, एलएनटी था, श्रीनगर पावर था, और ऊपर भूल गया बहुत सारे ऊपर वाला भूल गया वहां पे तपोवन वाला, उर्गम में भी था। उर्गम नहीं, मैं बड़ा बताऊं, जो 440 मेगावाट वाला जो प्रोजेक्ट उसका था जयप्रकाश का, लामबगड़ वाला, जिसने भी तबाही मचाई थी आपका पाटलिपुत्र में और गोविंदगढ़ उड़ा था उसने पूरा का पूरा। तो अगर ये बांध नहीं होते तो इनका मैग्नीट्यूड इस फ्लड का इतना बड़ा नहीं होने वाला था, जो कि 1970, ये मेरा मानना, हो सकता है आप मेरे से सहमत ना इस बात को लेकर के। जब हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें एक बात ये उठी, जीवीके कंपनी का श्रीनगर का जो पावर प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा कि जो भक्तियाना में मलबा घुसा है वो हमारा नहीं। आईटीआई की बिल्डिंग में उतना ही मलबा गया था 1970 में, उतना ही घुसा था, ये फर्स्ट फ्लोर तक चला गया था। इनफैक्ट उसका जो मेन गेट था आईटीआई बिल्डिंग का एंट्री गेट में, उसमें मार्क था 1970 का मार्क। और आपको बताना चाहता, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि उतने लेवल पे जब फ्लड गया था तो सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, CWC, उनका फ्लड मार्किंग होती है ना, हाई HFL, हाई फ्लड लेवल, जहां पे आज NIT बनाया इन्होंने, वो उसी पे आज वो NIT जो बना उसी ग्राउंड पे बनाया जो कि HFL के नीचे है, पत्थर पे लगा हुआ मार्क है। ये हाई 1970 का फ्लड लेवल है और 2013 का भी फ्लड लेवल जो कि आर्टिफिशियली चेकअप हुआ था। मैं इसलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, वो नेचुरल फ्लड था, आपको इतना तक आया था, आप उसमें NIT बना रहे हो बैठ करके, ये जानते हुए कि ये इलाका इतने 1894 में भी डूबा, 1970 में डूबा, 2013 में डूबा है। बिल्कुल। और अगर कल वो फिर से कुछ ऐसा ना हो, मैं तो मानता हूं, पर ऐसा होता है, whom to blame, नेचर या मनुष्य को? एनीवे, तो जब जीवीके कंपनी को कहा कि तुम्हारे कारण भक्तियाना डूबा, तो उसने कहा मेरे यहाँ का मलबा नहीं है। बिल्कुल, ये आया है ऊपर से, क्या बोलते हैं, केदारनाथ से। तब हमने एक स्टडी की, इसके आप भी एक पार्ट हैं, उस स्टडी को हमने करके केदारनाथ से हमने सेडिमेंट की सैंपलिंग करते करते हम नीचे आए। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि साइंस किस ढंग से कभी कभी इतनी हेल्पफुल हो सकती है कि वो किसी जो हम जोसेफिट में नहीं कर पाए, जो कि साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसको साइंटिफिक तौर पर प्रूव करना था ना, वो एक बिल्कुल जोसेफिट में महसूस हो रहा है, सच बात है, ये सही बात है एकदम, लेकिन हम प्रूव नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ हमने फिर उस काम को किया और करने के बाद में हमने पता करा कि समथिंग लाइक 50 से लेके 30% जो मलबा भक्तियाना में घुसा है ना, वो डैम का मलबा था, जिन्होंने नदी किनारे बेतरतीब रखा था इन्होंने। तो उससे उनको करीब आई थिंक काफी अच्छा कहते 9 करोड़ का कुछ ऐसा जुर्माना भी लगाया गया था। और हमारा ये स्टडी का जो पार्ट था, ये एज ए एफिडेविट एनजीटी सुप्रीम कोर्ट में डाला था। बिल्कुल। तो दैट्स हाउ वी कुड रियली एबल टू स्पीक इट आउट। अब सवाल होता है कि उसके बाद जब 2013 की त्रासदी आई, तो हमको ऐसा लगा कि वास्तव में हम सचेत हो गए हैं, वास्तव में हम लोग अब उस ढंग की हरकतें अब नहीं करेंगे जो हमने करी हैं। सबसे बड़ी बात थी कि एनक्रोचमेंट ऑन द रिवर बैंक्स एंड, हाँ एक बात बड़ी भूल गया बताना, कि उस टाइम में बहुत बड़ा कमांडेबल था इसका, इसलिए नहीं कि मैं कमेटी का मेंबर था, उस कमेटी का रिकमेंडेशन इतनी जबरदस्त थे, इतने अच्छे लोग थे उसमें कमेटी में, कि 24 बांध रोक दिए गए थे और रुके रहे अभी तक उस आर्गुमेंट के बेसिस, साइंटिफिक आर्गुमेंट के बेसिस, सब रुके रहे वो अभी तक। और अभी सिर्फ 7 बांध खुले, उसमें से एक वो भी खुला ना तपोवन वाला, तो उसकी दशा देख लीजिए क्या हो गया। ठीक है, अभी टमक का नाला उड़ गया ना, टमक का बांध भी हमने रोक रखा था। तो हमने कहा था कि वो क्षेत्र विशेष, हमने कहा खास करके हमने ये कहा कि वो क्षेत्र विशेष, जो क्षेत्र हमारा एमसीटी के हार हिमालय में आता है, जो क्षेत्र हमारा विंटर स्नो लाइन के क्षेत्र विशेष में आता, आज की तारीख में यहाँ पे विंटर स्नो लाइन जो है लगभग 2000 से लेकर 2500 मीटर पे आती है। इस क्षेत्र विशेष को हम कहते हैं वो क्षेत्र जहाँ पे अतीत में ग्लेशियर्स नीचे आए थे, अब वो रिसीड करके पीछे 4000 मीटर या 3500 मीटर तक पहुंच गए हैं, ये 4000 तक हैं ग्लेशियर्स। उन्होंने अपना मलबा छोड़ा हुआ है और इन वैलीज, उस मलबे को कहते हैं पैराग्लेशियल जोन और पैराग्लेशियल सेडिमेंट, टेक्निकल वर्ड है। खास करके वो मलबा हिमोड है, यानी बर्फ से लाया हुआ जो मलबा छूटा हुआ है, बर्फ का ग्लेशियर से लाया हुआ। और ये जब ग्लेशियर किसी घाटी में चलता है ना, जब चलता है तो वो दोनों वॉल को, वैली को दबा के रखता है, ऐसा करके, है ना, दबा के रखता हो, और वॉल उसके कारण उसको एक बटरेसिंग इफेक्ट होता है। अब जब वो श्रिंक करता है ग्लेशियर, तो दो तरह से करता है वो,
एक तो ऐसा लेटरल करता है, दूसरा वर्टिकल करता है हाँ। और फिर पीछे की तरफ जाता है। तो जब ये ऐसा मूव करता है तो जो उसमें बटरेसिंग इफेक्ट था वॉल में, उसको डीप बटरेसिंग बोलते हैं हम लोग, वो हट जाता है। हाँ। पुस्ता लगाया ना, पुस्ता हाँ, पुस्ता आपने सर। हटा दिया। हाँ। अब वो जो स्लोप्स होते हैं उसके उस हाइट में वो बड़े Activate हो फ्रेजाइल हो जाते हैं। एक्टिवेट हो जाए। अब सोचिए, इतना ज्यादा मलबा पड़ा हुआ है, स्लोप आपके बड़े संवेदनशील बने हुए हैं, और उस दरमियान कोई एक्सट्रीम हाइड्रोमीटरोलॉजिकल इवेंट, बारिश, अतिवृष्टि बोलते हैं हम लोग, अतिवृष्टि। वो घुस गई उसके अंदर में, तो सारा का सारा मलबा मोबिलाइज होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और वो हैंगिंग वैलीज होती हैं हाँ, ग्लेशियर की। हाँ। उसके बाद वैली ऐसे नीचे उतरती है, हाँ। तो जैसे यहां से निकलता है वो कैस्केड करता हुआ चला जाता है। हाँ। अब इमेजिन कीजिए, उसके रास्ते में अगर आपने बैराजेस खड़े कर दिए हैं, तो बैराजेस क्या करेंगे भैया? टेम्पररी अवरोधक का काम करेंगे, और उसको उसकी force को- 2013 की आपदा में समझ लो केदारनाथ का जो पोर्शन था वो उसमें तो वही तो सेडिमेंट मोबिलाइज हुआ था। हाँ, तो वही तो। वही तुम बोलना चाह रहे हैं ना। तो हमने ये तर्क दिया था 2013 की 14 में जो रिपोर्ट हमारी सबमिट हुई थी कि पैराग्लेशियल जोन्स को आप नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल। और ऑनरेबल कोर्ट की ने भी इसमें Accept किया। संज्ञान लिया और उसको रोक दिया गया था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि 7 बांध ऐसे हैं जो हाफ कंस्ट्रक्टेड हैं, कुछ हैं, हाँ। इनको ओपन कर दीजिए। जो भी था उसका परिणाम हमने भुगता। फिर अभी भी कई तो पूरे ही नहीं हो रहे, लगातार टूट रहे। हाँ। फिर ये टूटा ही है, ये वाला तपोवन वाला 2021 में टूट गया। फिर उसी की तो वो मैं बात निर्माणाधीन। उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ। कि अगर हम आपदा की बात कर रहे हैं और 2021 की आपदा को अगर हम दिमाग में रख के चलें, तो 6 तारीख फरवरी को मैं उसी रेणी गांव के ब्रिज पे खड़ा था, हाँ। और 7 तारीख सवेरे के टाइम में वो रेणी गांव का ब्रिज साफ हुआ। उसमें रेणी का वो हाइड्रो पावर भी गया, फिर ब्रिज गया, फिर ये आप बताएं तपोवन में जो लोग 200 से ज्यादा 200 लोग कहाँ गए अभी तक हमको पता नहीं है, कहाँ गए, कितना मलबा टनल में घुसा हमको नहीं पता है। अगर आप भी कह रहे थे इस बात को, अगर वो तो कोई ऐसा कोई ग्लेशियर लेक तो फटी कुछ नहीं, वहां से एवलांच टूटा था, बिल्कुल। रॉक था, आइस थे, उसका चंक रॉटी गार्ड से होता और रोल करता करता नीचे गया, और स्लरी वाला मलबा था पूरा का पूरा। उसने आके थोड़ा टेम्पररी किसको रोका? ऋषि गंगा को रोका, और उसके बाद वो बाहर आ गया। ठीक है ना? बिल्कुल। अब इमेजिन कीजिए, पहला बैराज जो था वो था रेनी के हाइड्रो पावर का बैराज, वो नहीं होता, ब्रिज नहीं होता, और नीचे तपोवन का अंडर कंस्ट्रक्शन बैराज नहीं होता, तो ये फ्लड जो था ये 25-30 किलोमीटर के बाद दिखा भी नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा रहती, प्राकृतिक घटना रहती है, आपदा में कन्वर्ट होती है, क्योंकि फ्लड तो 30-40 किलोमीटर के बाद दिखा भी नहीं उसका पानी हमको। उसके बाद सर मैंने ये बोला था कि उसके बाद सरकार ने बोला कि इस तरह की घटनाएं विकास में अवरोधक नहीं मानी जानी चाहिए, और फिर मतलब कहने का मतलब तपोवन डैम फिर शुरू होगा। तो मैंने उस दिन कहा था कि 3 बार सर वो पहले डैमेज हो चुका अंडर कंस्ट्रक्शन के दौरान ही। तो मैंने कहा था चाहे कोई कुछ भी कर लो, इस डैम को आप पूरा नहीं कर सकते, इन बिटवीन फिर प्रोसेस आएंगे, फिर डैमेज होगा, फिर डैमेज होगा। लेकिन नहीं, तो मैं इसमें कोई नहीं, लेकिन उसमें भी स्टे है अभी। हाँ, स्टे तो है, भी इसमें स्टे है। ये पता नहीं कि स्टे रहेगा कि नहीं रहेगा, हमको उसके बारे में, पर हम उसमें ना जाएं। हम एक प्रोसेस पे जा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि ये चीजें प्रेडिक्टेबल हैं। अब हमने एक बात आपको कही थी कि क्लाइमेट चेंज के कारण सिस्टम नॉन लीनियर हो गया है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा, लेकिन कुछ चीजें हम देख तो रहे हैं ना। जियोलॉजी की, हिमालय की जियोलॉजी की बात करें, हिमालय में जो सरफेस के प्रोसेसेस होते हैं उसकी बात करें, तो उससे हम कुछ तो समझ पा रहे हैं। फ्लड लेवल की बात कर रहे हैं हम कि फ्लड लेवल पुराने फ्लड लेवल हैं ये हैं, इसके लिए लेमन बहुत बड़े साइंटिस्ट की भी जरूरत नहीं होती। तो हम वही तो कह रहे हैं। अभी उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद चारधाम परियोजना नहीं, उसके बाद फिर इसी बांध को लेते हैं, तो 2021 में ये हुआ। उसके बाद जो छोटी घटना जो 2 हुई हैं अभी, एक 2023 में जुमा का जो गजेरा था, उसने करीब 1.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट साफ कर दिया, ब्रिज उड़ा दिया। अभी देखिए 30 अगस्त 2025 को तमक का जो ब्रिज साफ कर दिया गया है उनका। उसके बाद देखिए कि 5 अगस्त को आपका क्या बोलते हैं, धराली का वो नाला बौखला है, उसने पूरा का पूरा वो तबाह कर दिया। अब एक पैटर्न आ गया आपके सामने। अभी देखिए ये सब घटनाएं कहाँ हो रही हैं? सारी की सारी घटनाएं पैराग्लेशियल जोन पे हो रही हैं। पैराग्लेशियल जोन पे क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि वहां के जो स्ट्रीम्स हैं, जो मेन स्ट्रीम नहीं, उसको हम ट्रंक स्ट्रीम बोलते हैं, जो कि मुख्य नदी, अगर यहाँ देखा जाए क्या बोलते हैं इधर ऋषि गंगा की साइड में, या तो धौली ट्रंक स्ट्रीम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो छोटी स्ट्रीम्स हैं। छोटी स्ट्रीम्स क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में ज़्यादा तेजी से बौखलाने वाली, खास करके वो स्ट्रीम्स
छोटे ग्लेशियर्स ग्लेशियर से फीड हो रही हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जुवेनाइल स्ट्रीम्स हैं, हाँ, बिल्कुल। बड़ी यंग स्ट्रीम्स हैं। इनका कोर्स बहुत ही स्टीप, जो यंग होती है तो काफी स्टीप होती है, Steep अभी हाँ। इंसिशन चल रहा है। ये स्ट्रीम्स ज्यादा बौखलाएंगी, हमको पता होना चाहिए इस बारे हाँ। में। हमको ये भी पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के कारण इसके जो कैचमेंट एरियाज में है, जो बरसात की बोरेन्स छोटी हैं। बूंद की जगह बड़ी बूंदें पड़ेंगी, बिल्कुल। उसको हम रेन और स्नो बोलते हैं, हाँ। वो भी बढ़ेंगी आपकी। तो जब हमको ये पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन सी स्ट्रीम कब ट्रिगर होगी, ये नहीं पता है। नहीं। लेकिन हम लोग प्रोएक्टिव अप्रोच ये हो सकती है हमारी कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एक्टिविटीज होंगी उनका स्वरूप क्या होना चाहिए। सही। एटलीस्ट अब मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूँ व्यवस्था से कि जो ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स जब बाहर निकलती हैं उनके सामने कोई बसात ना बसे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको अब थोड़ा समराइज करते हैं, क्योंकि आपके साथ बैठेंगे हम तो हिमालय को समझने के लिए 2 दिन भी आप लगातार बहुत इंटरेस्टिंगली बोलते रहेंगे, लेकिन समय का भी एक वो है। अब डॉक्टर साहब इसके बाद फिर चारधाम रोड आ गई, और चारधाम रोड की कंट्रोवर्सी, उसमें भी आप सुप्रीम कोर्ट ने आप एक कमेटी बनाई, हाई पावर कमेटी बनाई, उसमें भी आप मेंबर हैं। चलिए ये वाला जो, क्योंकि आप मेंबर हैं तो हम इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है। नहीं, उसमें एक मैं मेंबर था उसमें। उस कमेटी के तहत ये हुआ था कि हमने ये कहा था कि जिस हिमालय की जो संरचना है उसमें अगर आप जिस ढंग का कटान का प्रावधान रख रहे हैं तो वो प्रावधान जो है इनके स्लोप को ज़्यादा डिस्टेबलाइज करे। प्रावधान क्या था? प्रावधान ये था कि उनको 7 मीटर का कैरिज वे चाहिए था जिसमें आप गाड़ियाँ चलेंगी, और 1.5 मीटर इधर 1.5 मीटर इधर छोड़ना था, यानी कि 10 मीटर का टोटल कटान करनी थी आराम से है। और 10 मीटर का जब कटान पूरी होगी तो आपको राइट ऑफ वे चाहिए था 24 मीटर का, मतलब स्लोप को जो तिरछा काटना, हाँ 24 मीटर तक आपको लेने के लिए चाहिए था। हमने उसमें ये सुझाव दिया था कि भैया मुख्य जो सबसे ज़्यादा समस्या ये होने वाली है कि जितना ज़्यादा चौड़ा आप काटेंगे उतना आप ज़्यादा स्लोप को डिस्टेबलाइज करेंगे। हमारा अध्ययन बताता है, उसमें आप भी ऑथर है, इनफैक्ट आप तो लीड ऑथर है उसमें, कि 30 डिग्री से ज़्यादा का जो स्लोप होता है उसमें अगर आप कटान करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मलबा आएगा जो उसको अकाउंट नहीं कर सकते। तो हमने इंटरमीडिएट रोड विड्थ के बारे में सुझाव दिया था, यानी 5.5 मीटर का कैरेज वे रखिए आप, और 1.5 मीटर का दीजिए साइड में, तो टोटल आपका होगा 8-9 मीटर का, 10 मीटर में आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस पर नहीं लोगों ने एग्री किया, और उसके कारण जो थे हम 3 लोग एक तरफ हो गए, हमको माइनॉरिटी कमेटी कहा गया। मैं डॉक्टर नहीं, पहले तो एग्री कर गए थे, पहले तो एक ज्वाइंट रिपोर्ट बनी थी जो मेरे को नहीं ज्वाइंट रिपोर्ट नहीं बनी थी, ज्वाइंट रिपोर्ट नहीं थी। वो 80-90% जो मामला था उस सब में सब एग्री कर रहे थे इकोलॉजी वगैरह को लेकर, पर जैसे रोड की चौड़ाई की बात आई उसमें डिवीजन हो गया था। अच्छा, ठीक है, तो 2 रिपोर्ट तो उसमें हम 3 लोग एक तरफ रह गए। तो उन्होंने कहा कि, और जबकि हमने उनको ये भी सुझाव दिया था कि देखिए 2018 में एक नया हुआ रखा है, उसमें साफ बता रहे हैं वो लोग कि भैया 5.5 मीटर का ही कैरेज वे होना चाहिए, हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत सरकार का था। उसके बावजूद तो ये भी कहा गया अभी आप अपनी ओपिनियन बदलेंगे, उन्होंने अपनी ओपिनियन नहीं बदली। तो 2 रिपोर्टें गई ऑनरेबल कोर्ट में, और उस रिपोर्ट के जाने में क्या हुआ कि पहला डिसीजन हमारे फेवर में आया कि ये इंटरमीडिएट होनी चाहिए, लेकिन बाद में डिफेंस के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हमको 10 मीटर चौड़ा रोड चाहिए, और उसी के तहत पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया गया। हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि हार हिमालय को तो एटलीस्ट बख्श दो, क्योंकि मैं अभी तक हार हिमालय की बात आप लोगों से कर रहा हूँ कि वो पैराग्लेशियल जोन है, वहाँ पे नदियाँ ऐसी इस ढंग से बिहेव करती है, कुछ नहीं माना गया, सबको यूनिफॉर्मली काट दिया। 75% तो कटान हो चुका हमारा, तो अब हाथ में कुछ नहीं बचा। उसकी तो आप BBC का देख रहे हैं, अब एक ही सेक्टर हमारे हाथ में बचा हुआ है, वो है उत्तरकाशी का, जिसको इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं, जो 2012 में जिसका नोटिफिकेशन आया था, इम्प्लीमेंट अभी ग्राउंड पे नहीं हुआ है। हमने उसके लिए, हमको ये भी कहा गया था कि आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे 5.5 मीटर की रोड होनी चाहिए, और रोड कैसी बननी चाहिए, अगर आप अल्टरनेट DP या डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप देंगे तो हम उस पर काम करेंगे। हमने रिपोर्ट सबमिट करी, अब उस पर चर्चा होगी कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये कहानी है। तो दर्शकों, ये टोटल कहानी है हिमालय की आपदाओं का भूवैज्ञानिक इतिहास, आपदाओं का सामाजिक इतिहास, और आपदाओं का राजनीतिक इतिहास। किस तरह से सत्ताएं, किस तरह से लोग, जनसामान्य इन चीज़ों का कुछ क्षणिक रूप से उद्वेलित होते हैं, और उसके बाद किस तरह से विमुख हो जाते हैं कालांतर में, फिर वही गलतियां फिर वही गलतियां करते हैं, और लास्ट में नतीजा प्रतिवर्ष आपदाएं, और अधिक आपदाएं, और बड़ी आपदाएं। धन्यवाद।